Hi everyone, welcome to Gyanam. I'm Hemlat and I'm here to discuss next mock test for Punjab job. Let's get started with Punjab GK section. First question is Parvati and Suketi are the tributaries of which of the following rivers of Punjab? पंजाब में कौन सी रिवर है जिसकी ट्रिब्यूटरीज हैं पार्वती और सुकेती? सो यू नो दैट कि ये फेमस रिवर है ब्यास. ब्यास जो है वो ब्यास कुंड से निकलती है, रोहतांग से, ठीक है, कुल्लू से निकलती है और इसकी दो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं ये, यू नो, पार्वती जो है वो इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है एंड सुकेती ऑल्सो इसकी जो है वो मेजर ट्रिब्यूटरी. अपार्ट फ्रॉम दैट ब्यास जो है इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, बट दीज टू आर द मेजर ट्रिब्यूटरीज, ओके, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one amongst the following is the man-made wetland in India? Sorry, in Punjab. So man-made wetland. Now first question is wetland क्या होता है? वेटलैंड एक ऐसी जगह होती है जो काफ़ी समय तक जो है वो पानी के नीचे रहती है, जो डेप्थ ऑफ वाटर है दैट शुड नॉट बी मोर देन 6 मीटर्स, 6 मीटर से ज़्यादा डेप्थ नहीं होनी चाहिए एंड इसके आसपास जो है वो स्पेशल फ्लोरा फोना होना चाहिए, ठीक है. ऐसे एरिया को हम वेटलैंड कहते हैं और पंजाब में 6 रामसार वेटलैंड्स हैं. रामसार वेटलैंड्स मतलब इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की वेटलैंड्स. रामसार इज अ सिटी इन ईरान जहाँ पर 1971 में कन्वेंशन आई थी और उसके बाद हम जितनी भी इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स हैं वर्ल्ड में उनको हम रामसार वेटलैंड्स कहते हैं, ठीक है. सो पंजाब में रामसार वेटलैंड्स तो ठीक है, बट दीज आर, ये जो ऑप्शंस में दी हैं ये रामसार वेटलैंड्स नहीं, ये पंजाब की वेटलैंड्स हैं. और क्वेश्चन ये पूछा है, देखो स्टेट वेटलैंड्स भी होती हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है कि इनमें से कौन सी मैन मेड है, ठीक है, इनमें से कौन सी जो है वो मैन मेड वेटलैंड है. आपको मैं बता दूं, वैसे अगर हम पंजाब की रामसार वेटलैंड्स की बात करें तो उनमें से जैसे हरीके आ जाती है, रोपड़ आ जाती है, कांजली आ जाती है, केशवपुर मियानी आती है, ब्यास आती है और नंगल आती है. उनमें से सिर्फ एक ही है जो नेचुरल है, केशवपुर मियानी, और बाकी सारी मैन मेड हैं. लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफरेंट है. ये इस क्वेश्चन में स्टेट वेटलैंड्स दे रखी हैं और आपको पूछा इनमें से कौन सी मैन मेड है, तो इनमें से सिर्फ ढोल बाहा रिजर्वॉयर जो है ये मैन मेड है, बाकी सारी जो हैं वो नेचुरल हैं. अगर पंजाब की रामसार वेटलैंड्स की बात करूं ना, 6 जो मैंने अभी आपको बताई, रोपड़, कांजली, हरीके, केशवपुर मियानी, नंगल और कौन सी बताई थी, केशवपुर में ब्यास, ठीक है. इनमें सभी में सिर्फ केशवपुर मियानी जो है ये नेचुरल है, बाकी सब मैन मेड है, बाकी सब मैन मेड है. तो ये रामसार की बात हो रही है और ये जो है वो अदर की बात हो रही है, ठीक है. तो स्टेट वेटलैंड्स भी हैं और रामसार वेटलैंड्स भी हैं पंजाब में. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. पोथी साहिब वाज कंपोज्ड बाय, पोथी साहिब जो आदि ग्रंथ था किसने कंपोज किया था? सो इट वाज कंपोज्ड बाय गुरु अर्जुन देव जी. गुरु अर्जुन देव जी ने पहले 4 गुरु प्लस उनके खुद के, यानी टोटल अगर हम बात करें तो 5 गुरुओं की वाणियां जो हैं वो पोथी साहिब में लिखी गई हैं. ग्रंथ साहिब और पोथी साहिब में मेजर फर्क ये है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब में 9th गुरु की भी वाणियां ऐड की हुई हैं, ठीक है. सो दैट इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन आदि ग्रंथ एंड गुरु ग्रंथ साहिब. नेक्स्ट क्वेश्चन. कूप राहिरा मेमोरियल नियर मलेरकोटला हैज बीन बिल्ट टू कमेमोरेट. सो कूप राहिरा जो है, जो कि मलेरकोटला के पास है, वो मेमोरियल बनाया है इन द मेमोरी या कमेमोरेट करने के लिए वड्डा कल्लूकारा को. वड्डा कल्लूकारा जो है वो मास एनहिलेशन हुई थी जिसमें 30,000 के आसपास लोग जो थे वो मारे गए थे, इंक्लूडिंग विमेन, चिल्ड्रेन, और ये वड्डा कल्लूकारा था. छोटा कल्लूकारा जिसमें 3 to 7,000 लोग जो थे वो अफेक्ट हुए थे, वो उससे पहले हुआ था, ठीक है, और वो कान्नूवान में हुआ था, ठीक है, गुरदासपुर. खालसा दीवान वॉज अनदर नेम फॉर, द क्वेश्चन इज खालसा दीवान जो है ये किसका अनदर नेम है? सो खालसा दीवान जो है इट इज अनदर नेम ऑफ सिंह सभा. सिंह सभा जो है वो बेसिकली क्यों स्टार्ट हुई थी? सिंह सभा स्टार्ट हुई थी इन रिस्पॉन्स टू, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्रिश्चियनिटी में और मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट किया जा रहा था एंड इसके रिस्पॉन्स में जो है वो ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, सिंह सभा. तो ये किसका? खालसा दीवान का अनदर नेम है सिंह सभा, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. पंजाब शेयर्स रफली डैश किलोमीटर्स ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर. तो पंजाब का रफली जो बॉर्डर है इंटरनेशनल दैट इज 553 किलोमीटर्स. 553 किलोमीटर्स का जो है वो बॉर्डर है.
नेक्स्ट इज इंटरनेशनल बॉर्डर ओनली, है ना, तो पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज द लीस्ट सेक्स रेशो, तो लीस्ट सेक्स रेशो जो है पंजाब में वो है बठिंडा डिस्ट्रिक्ट की, और बठिंडा डिस्ट्रिक्ट की जो सेक्स रेशो है दैट इज 868, और ये 2011 सेंसस के हिसाब से है। अगला सेंसस जब आएगा तो चेंज हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज तहसील बटाला फॉल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। अब ये तो आप सबको पता है, एक नॉर्मल क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर में आ जाते हैं। सो तहसील बटाला जो है ये गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, नॉर्मल क्वेश्चन। ओके, अपर बाड़ी दोआब कैनाल ड्रॉज वाटर फ्रॉम विच ऑफ द रिवर। सो ये जो अपर बाड़ी दोआब है ना, ये हमारे बिल्कुल ऊपर वाले, देखो पंजाब में जो है वो 3 नदियां मेन हैं, यहाँ से रावी बहती है, देन ब्यास आती है, और यहाँ से सतलुज आती है, और यहाँ पे ये ऐसे चली जाती हैं। सो अपर बाड़ी दोआब जो है वो यहाँ, ये जो रावी का एरिया है यहाँ से निकलती है। नाउ द आंसर इज रावी, अपर बाड़ी दोआब जो है वो रावी नदी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, The Naked Triangle is the autobiography of whom of the following? Naked Triangle जो है वो किसकी ऑटोबायोग्राफी है? सो नेकेड ट्राइंगल जो है वो बलवंत गार्गी की ऑटोबायोग्राफी है। बलवंत गार्गी जो है वो ड्रामेटिस्ट, नॉवेलिस्ट हैं, स्पेसिफिकली किसमें, पंजाबी लैंग्वेज में, ठीक है, पंजाबी लैंग्वेज के काफ़ी जाने माने। 2000 मेरे को लगता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 2003 के आसपास इनकी डेथ हुई है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट आई एम टेलिंग यू कि इनका जो बर्थ था वो काफ़ी पहले हो गया था, और 2000 के आसपास आते आते जो है अभी इन कुछ सालों पहले इनकी डेथ हुई है, ठीक है। कौन है ये? बलवंत गार्गी, और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है इट इज़ नेकेड ट्राइंगल। यू नीड टू चेक एक बार उनके बारे में, और बट हाँ, ये पंजाबी लैंग्वेज के नॉवलिस्ट रहे हैं काफ़ी जाने माने, राइट। That is it. ये थे पंजाब सेक्शन के क्वेश्चंस। You keep watching the video for other sections. Thank you so much. हाँ जी, hello everyone. Welcome to Gyanam. Myself Harmandeep Singh, and I welcome all of you in this session. And today we are going to discuss questions of general knowledge in the Punjab mock test 6. ठीक है जी, पंजाब मॉक टेस्ट ਗਿਆਨਮ ਐਪ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਸੰਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਆਨਸਰਸ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो सारे सब्जेक्ट्स ਦੇ क्वेश्चन आंसर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ डिस्कस होंगे। तो लेट्स बिगिन विद द डिस्कशन ऑफ जनरल नॉलेज क्वेश्चंस। The first question is which of the following countries are divided by the Durand line at present? ठीक है जी, तो दुरंद लाइन ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਹੈ, ठीक है जी, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਰੰਦ ਲਾਈਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ठीक है जी। तो एट प्रेजेंट आंसर इज अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, ठीक है जी। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈ, ठीक है जी, ਮੋਂਟੇਆਇਮਰ ਦੁਰੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ठीक है जी। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਮੀਰ ਸੀ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ, ठीक है जी, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ठीक है जी, ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਮ, ठीक है जी। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਹ 1919 ਦੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੋਡੀਫਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ठीक है जी। तो ਇਟ ਬਿਕੇਮ ਬਾਰਡਰ। तो ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੇਟ ਗੇਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है जी, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਸ਼ੀਅਨ ਐਮਪਾਇਰ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਪਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਫਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਕੌਣ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਦੁਰੰਦ ਲਾਈਨ ਕਿਹੜੀ कंट्रीज ਨੂੰ सेपरेट करती है एट द प्रेजेंट। तो आंसर विल बी अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, ठीक है जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है जी। एडिशनल आप ये गल भी देख सकते हैं, इसकी लंबाई भी पूछी जा सकती है। तो 2640 किलोमीटर, 2640 किलोमीटर इसकी की है लंबाई। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, ठीक है जी। तो करेक्ट आंसर जो होगा ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भी हिस्ट्री जो है, फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स वाज फॉट ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, ठीक है जी। मोस्टली ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡੇ ਰਿਵਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਵੀ ਰਿਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ठीक है जी। तो ਰਾਵੀ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਨਾਮ ਪਾਰੂਸ਼ਨੀ ਹੈ, ठीक है जी। ਦਸਰਾਜਨ ਦਾ ਬੈਟਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਦਸਰਾਜਨ ਯੁੱਧਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੈਟਲ ਆਫ 10 ਕਿੰਗਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਭਰਤਾਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ठीक है जी। भरतास जी ट्राइब सी उसने विन किया सी, ते भरतास नूं लीड किया सी सुदास ने,
ਸੁਦਾਸ ਨੇ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਭਰਤਾਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਜਾਂ ਕਨਫੈਡਰੇਸੀ ਆਫ 10 ਟ੍ਰਾਈਬਸ 10 ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਦੀ ਕਨਫੈਡਰੇਸੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਰਾਵੀ ਰਿਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਪਰੂਸ਼ਨੀ ਰਿਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪॉर्टेंट क्वेश्चन, फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। Which of the following bodies procures, distributes, exports and imports agricultural commodities? ठीक है जी, तो agricultural commodities दी procurement ਦੇ ਲਈ, distribution ਦੇ ਲਈ, ठीक है जी, National Agriculture Cooperative Marketing Federation of India, basically NAFED, ठीक है जी, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮਲਟੀ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਮਲਟੀ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ एक्ट ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, तो बेसिकली मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਬੈਟਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਬੈਟਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ ਬੈਟਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ NAFED ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। ठीक है जी, नॉट FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये प्रोक्योर कर दी है किसानों तो फसलां। ठीक है जी, सो दैट देश के गोडाउन से स्टोर किया जा सके फॉर द PDS परपसेस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसका मतलब की है कि पॉपुलेशन नो चीप प्राइसेस ते सस्ते दाम से की प्रोवाइड किए जान, फूड प्रोवाइड किया जाए। ठीक है जी, तो PDS सिस्टम दे लई प्रोक्योर कौन करता है? FCI ही प्रोक्योर करता है। एंड वी ऑल नो NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है जी, इट इज वन ऑफ द DFIs। DFIs ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन केड़ियां बॉडीज होंदी हैं? दीज आर दोज फाइनेंशियल बॉडीज क्रिएटेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ सम पर्टिकुलर सेक्टर। ठीक है जी, तो फॉर एग्जांपल सिडबी भी एक DFI है। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल नेशनल हाउसिंग बैंक भी एक DFI है। फॉर एग्जांपल एग्जिम बैंक भी एक DFI है। ठीक है जी, रिसेंटली बजट दे विच इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट दे लई भी एक DFI बनाया जाऊगा। ठीक है जी, तो ओहो जिहा ही एक DFI केड़ा है? NABARD, जिस दे नाम तो पता लगता है बेसिक परपस। ठीक है जी, एग्रीकल्चर सैक्टर ते रूरल डेवलपमेंट दे लई इसदा की है बेसिक की है परपस है। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर इज नॉट NABARD, नॉट FCI बट NAFED। ठीक है, तो उम्मीद है तुहाडा क्वेश्चन सही होया होगा। प्रवासी भारतीय दिवस कमैमोरेट्स द रिटर्न ऑफ महात्मा गांधी फ्रॉम डैश टू इंडिया। वेरी वेरी ईजी क्वेश्चन, मैं लगता नहीं किसी को भी डाउट होगा कि महात्मा गांधी का जिहड़ा तुसीं कह सकते हो जिहड़ा करियर है बेसिकली इंडिया तो पहला साउथ अफ्रीका दे विच ही शुरू हो जाता है। ठीक है जी, उन्हां दी एक्टिविटीज़ या तुसीं कह सकते हो, ठीक है जी, उन्हां दी एक्टिविटीज़ साउथ अफ्रीका तो ही शुरू हो जाती हैं। ठीक है जी, दादा भाई अब्दुल्ला दा केस लड़न महात्मा गांधी जी कित्थे गए सी? साउथ अफ्रीका दे विच गए सी। ठीक है जी, उस सफ़र के दौरान ठीक है जी उन्होंने जिहड़ा फेमस इंसीडेंट है कि उन्होंने टिकट होने के बावजूद भी उन्होंने ट्रेन तो बाहर सिट दिता गया। ठीक है जी, डरबन टू पेट्रोशिया, कई बार ये भी पूछ लेंदा कि जिहड़ी ट्रेन तो महात्मा गांधी जी नूं कढ़िया गया वो सफ़र कित्थों तो कित्थों सी? डरबन टू पेट्रोशिया। ठीक है जी, इस यात्रा कर रहे सी जदों उन्होंने उत्थे बाहर सिट दिता गया सी। ठीक है जी, फिर उन्होंने उत्थे एंड उत्थे उन्होंने बहुत वर्क किया। उन्होंने रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन एक्ट जिहड़ा उत्थों दी सरकार द्वारा लिआंदा गया सी कि इंडियंस नूं 24 आवर्स एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपदे नाल कैरी करना पऊगा, उस दे खिलाफ भी मुहिम शुरू की सी। उन्होंने ट्रांसवसाल मार्च किया सी। उन्होंने पब्लिक बर्निंग ऑफ दीज डॉकूमेंट्स जिहड़े आ वाले बर्निंग का काम शुरू किया सी। पैसिव रजिस्टेंस है जिहड़ी वो शुरू की सी। ठीक है जी, अलॉन्ग विद दैट इफ आई रिमेंबर करैक्टली उन्होंने इंडियन ओपीनियन न्यूज़पेपर, कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी ने किहड़ा न्यूज़पेपर उत्थे शुरू किया? इंडियन ओपीनियन न्यूज़पेपर भी महात्मा गांधी जी ने उत्थे की कीता सी, शुरू किया सी। अलॉन्ग विद दैट कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि उत्थे उन्होंने किहड़ा फार्म एस्टैबलिश किया? तो टॉलस्टॉय ने जिवें फार्म एस्टैबलिश कीते सी, ठीक है जी, उसे तर्ज ते तो फीनिक्स फार्म वाज एस्टैबलिश्ड बाय महात्मा गांधी देयर।
ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੋ एक्टिविटीज ऑफ महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट भी ने। तो हैंस प्रवासी भारतीय दिवस बेसिकली इस महात्मा गांधी दी अराइवल ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਟੂ ਬੰਬੇ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਾਪਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਮੈਮੋਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਬੀ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ। Which one of the following periods is also known as Chalcolithic age? Very very easy, Chalcolithic, lithic basically word use ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ stone ਦੇ ਲਈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ Paleolithic, Mesolithic, Neolithic age, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो old stone age, middle stone age, new stone age। Similarly Chalcolithic basically metal plus stone, ਜਦੋਂ ਕਿ copper ਤੇ stone, copper metal ਜਿਹੜਾ ਕਿ copper ਵੀ use ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ along with the stone for making of tools etc, ठीक है जी। तो उस नूं चैल्कोलिथिक एज कहा जाता है। तो कॉपर एज है जिहड़ा इसका करैक्ट आंसर है, ठीक है जी। इस एज दियां बहुत सारे एविडेंसिस मिलते हैं इन द राजस्थान, इन द मध्य प्रदेश, इन द पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, ठीक। तो सी इज द करैक्ट आंसर। सर थॉमस रो केम टू इंडिया एज अ ब्रिटिश अंबैसडर ड्यूरिंग रेन ऑफ, ठीक है जी, किस दे अकाल दे विच, किस मुगल शासक दे दौरान औरंगजेब अंबैसडर थॉमस रो, सर थॉमस रो आए सी इंडिया दे विच, ठीक है जी। याद रखियो सब तो पहला कौन आए साल? सब तो पहला विलियम हॉकिंग्स आए सी, ठीक है जी। वो भी जहांगीर दे टाइम पीरियड दे विच ही आए सी, लेकिन ही वाज नॉट एबल टू परसुएड जहांगीर, ते उन्हां नूं फरमान है जिहड़ा ट्रेड करन दे लई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दे लई नहीं मिलिया सी, ठीक है जी। सर थॉमस रो ने वो कोई भी गलती नहीं की, प्लस बहुत सारे गिफ्ट लेके आए सी ते उन्होंने अपने आप बहुत चंगे तरीके नाल कैरी भी किया, ठीक। एंड ही वाज सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग फरमान फ्रॉम मुगल एम्परर जहांगीर, ठीक है जी, सो दैट वो की कर सकन बेसिकली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैबलिश कर सकन, ठीक है जी। जेम्स 1 दे एंबेसडर बन के वो की आए सी इंडिया दे विच आए सी। तो करैक्ट आंसर विल बी जहांगीर। ऑल्दो सर थॉमस रो मीट जरूर किया सी उन्होंने शाहजहां नूं, पर उस टाइम प्रिंस शाहजहां, ही वाज प्रिंस, ठीक है जी, खुर्रम, ते मीट जरूर किया सी, बट ही वाज नॉट, ही वाज गिवन फरमान बाय जहांगीर, ठीक है जी, टू एस्टैबलिश फैक्ट्री एट सूरत, सूरत दे विच एस्टैबलिश करन दी फरमान मिल गया सी। अर्थवॉर्म साइंस बेस्ड क्वेश्चन, अर्थवॉर्म ब्रीथ किवें करदे आ, ठीक है जी। ऑब्वियसली लंग्स उन्हां दे विच नहीं हुंदे, ठीक है जी। अर्थवॉर्म्स 7th क्लास साइंस दे विच भी तुसीं पढ़िया होगा। अर्थवॉर्म्स ब्रीथ थ्रू स्किन, ठीक है जी। उन्हां दी स्किन लाइंड हुंदी है म्यूकस दे नाल, लाइंड विद म्यूकस, ठीक है जी। तुसीं अर्थवॉर्म कदे टच किया होवे या पिक किया होवे, मॉइस्ट जी स्किन हुंदी है, वो मॉइस्ट स्किन ही बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस दे विच की करदी है, हैल्प करदी है, ठीक है जी। ते जे वो स्किन जे मान लो अर्थवॉर्म सूरज दे विच रह जाए तो ही विल डाई, बिकॉज गैस एक्सचेंज पॉसिबल नहीं हुंदा, ठीक है जी। बरीक बरीक पोर्स है, वो मॉइस्ट स्किन होने के कारण ही वो ब्रीथ कर पाउंदा, ठीक। तो इफ अर्थक्वेक कम्स आउट इन सन तो फिर वो स्किन ड्राई हो जाऊगी एंड ही विल डाई बिकॉज वो ब्रीथ नहीं कर पाऊगा, ठीक है। जो करेक्ट आंसर विल बी सी स्किन। Why the color of the ocean appears blue, ठीक है जी। बिकॉज देखो बहुत सारे जेडे कलर्स है वो अब्जॉर्ब कर ले जाते हैं, लेकिन जेड़ा ब्लू कलर है, जेडे ब्लू कलर है वो अब्जॉर्ब नहीं हुंदा ते वो स्कैटर हो जाता है, ठीक है जी। तो दिस इज द रीजन सनलाइट फॉलिंग ऑन इट इज स्कैटर्ड, ठीक है जी। बहुत सारे कलर अब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लू, जदों कि अब्जॉर्ब नहीं हुंदा। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। Who has become world's fastest woman to scale Mount Everest? तो recently current affair based question है, हांगकांग दी woman है, हांगकांग based on हांगकांग, ये भी पूछा जा सकता है कित्थों दे है, हांगकांग दी, and by profession she is a teacher, ठीक है जी। पुराना जिहड़ा रिकॉर्ड सी करीब 39 आवर्स दा सी, and she scaled Mount Everest in 25 hours, ठीक है जी, and she has become the fastest woman to scale Mount Everest। तो A will be the correct answer। The Department of Higher Education under the Ministry of Education has launched a new initiative called युवा। For what purpose, ठीक है जी। तो युवा बेसिकली क्यों सेटअप किया गया? क्योंकि जेडे राइटर्स है या जेडे ऑथर्स है, ठीक है जी, तो युवा द फुल फॉर्म है यंग अपकमिंग वर्सटाइल ऑथर्स, ठीक है जी। तो बेसिकली जेडे राइटर्स है, जेडे लिखन की काबलियत है, एक कंपटीशन करवाया जाऊगा, 75 और राइटर्स या ऑथर सिलेक्ट किए जाएंगे, 50,000 रुपया उन्होंने स्कॉलरशिप मिलूगी, करीब 6 महीनों के लिए मिलूगी, सो दैट उन्होंने ग्रूम किया जा सके, ठीक है जी। तो माई गवर्नमेंट पोर्टल ते टेस्ट होगा जिस दे बेस ते जेडे ऑथर्स है या राइटर्स है की किए जाएंगे, चूज किए जाएंगे, ठीक है जी, फॉर मेंटरिंग
inspiring young authors is the correct answer. Not entrepreneurs, not leaders, not teachers. What is the title of recent book collection of short stories by Ruskin Bond? Ruskin Bond, Indian born, basically British descent ਦੇ writer ਹੈ, but he was born in India, and ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ recent collection all time favorites for children written by Ruskin Bond. Current affair based question, so B is the correct answer. The Ministry of Women and Child Development in collaboration with Ministry of External Affairs plans to set up 10 OSCs. ठीक है जी, what is full form of OSC? Current affair based question, one stop centers. Basically ਇਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਕੀਮਸ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੂਮਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੂਮਨ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ one stop centers ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ C, one stop center will be the correct answer. The Union Powers Ministry plans to set up national mission on the use of biomass in coal-based thermal power plants. Mission aims to, देखो biomass ਨੂੰ use ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ energy generation ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, power plants ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ। तो basically ਜਦੋਂ biomass use ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ obviously ਉਹ burn ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, pollution ਕਰਦਾ ਹੈ, air pollution reduce ਹੋਊਗਾ, farm stubble ਦੀ green utilization ਹੋ ਜੂਗੀ, this is also correct thing. ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜਾਂ ਕਾਰਬਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਆਨਸਰ ਵਿਲ ਬੀ all 1, 2 and 3. Where is India's permanent research station Dakshin Gangotri? Dakshin Gangotri 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫਸਟ ਰਿਸਰਚ ਸਟੇਸ਼ਨ। 3 ਰਿਸਰਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। देयर इज वन भारती, देयर इज मैत्री, मैत्री रीबिल्ड किया जा रहा है तो उसनों होर वड्डा बिगर बनाया जा रहा है, ठीक है जी। अलॉन्ग विद अंटार्कटिक दे विच इक्को ही है अपना, उसका नाम है हिमाद्री। तो याद रखियो दक्षिण गंगोत्री वाज फर्स्ट रिसर्च परमानेंट रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। वेयर डिड इंडियन कांग्रेस गॉट डिवाइडेड इनटू 2 विंग्स ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट? वेरी वेरी ईजी क्वेश्चन, ठीक है जी। गरम दल नरम दल दे विच जिहड़ी बेसिकली आइडियोलॉजिकल डिफरेंसिस है वो अल्टीमेटली सूरत सैशन दे विच जिहड़ा स्पलिट हो जाता कांग्रेस दे विच, ठीक है जी, उस ते उजागर कंप्लीटली ज़ाहिर हो जाते हैं जो उन्हों का कंप्लीटली मतभेद सामने आ जाते हैं। तो सूरत सैशन दे विच सूरत स्पलिट होया सी, यू ऑल नो, ठीक। तो ए सूरत सैशन ऑफ 1907 इज द करैक्ट आंसर। जिहड़ा कि दोबारा रीजॉइन करते हैं लखनऊ सैशन ऑफ 1916, जो मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट रीजॉइन कर जाते हैं, तो लखनऊ सैशन ऑफ 1916, ठीक है जी। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर द जनरल नॉलेज। आई होप तुसीं बहुत सारे क्वेश्चन सही किए होणगे, या जिहड़े नहीं भी सही होए तुसीं डिस्कशन तो देख सकते हो किहड़े-किहड़े आंसर सही सी, ठीक है जी। आई विल सी यू सून इन द डिस्कशन ऑफ नेक्स्ट मॉक टेस्ट। थैंक यू एवरीवन। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आशीष आपका फिर से यहाँ पे स्वागत करता हूँ मॉक 6 में। मॉक 6 अभी तक आप लोगों ने कर लिया है, आप सभी को यहाँ पे पता है कि आप लोगों ने कैसे क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास आए थे, तो उनको एक बारी हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कंप्यूटर का सेक्शन जो है हम आप लोगों के लिए यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा सबसे पहले, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? विंडो एनटी, ये तो विंडो है। पेज मेकर सॉफ्टवेयर है, विंडो विनवर्ड एक्सपी आपके पास। और अगर मैं बात करता हूँ फोटोशॉप, ठीक है, ये भी आपके पास क्या है, तो विंडो एनटी, ये क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यही आपका आंसर बनेगा, जो है आपके पास यहाँ पे ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। ये इज एन नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर तो है बट ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन से रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल है जहां पे साथ में अपलोड भी हो रहा है, साथ में आप लोग काम भी कर पा रहे हैं? जैसे बैकएंड पे कोई भी डेटाबेस पे जनरली आप लोगों के पास लिनक्स, डोस, विंडो एक्सपी या प्रोसेस कंट्रोलर, तो ये तो आपको पता है, तो ये तो बनेगा नहीं। विंडो एक्सपी था नहीं, एमएस डोस सिंगल यूजर है। लिनक्स ही आपके पास यहाँ पे कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि रियल टाइम यूजर है, जो कि रियल टाइम क्या है आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम, जहाँ पे काम भी किया जाता है, बैकअप भी लिया जाता है, अपडेट भी किया जाता है। तो ये क्या होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके पास
विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सपोर्ट मोर देन वन प्रोग्राम एट अ टाइम। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है ऐसा जो एक से ज्यादा सपोर्ट नहीं करता है, डज नॉट सपोर्ट मोर देन वन प्रोग्राम एट अ टाइम। तो वो होता है आपके पास डोस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे सिंगल टाइम पे सिंगल ही काम किया जाता है, तो आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन। आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन। होपफुली बात क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब यहाँ पे देखिए फैट, द टर्म फैट स्टैंड फॉर, फैट का फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल। जब भी आप लोग अपने सिस्टम में ड्राइव्स बनाते हैं तो फाइल्स की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो वहां पे टर्म फैट यूज की जाती है। तो फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल एलोकेशन ट्री गलत, फाइल एलोकेशन टेबल ठीक है, फाइल एलोकेशन ग्राफ गलत, नन ऑफ। तो इसका आंसर बनेगा बी ऑप्शन। आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन इसका एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। तो होपफुली ये भी बात आपको क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, a huge collection of information or data accumulated from several different sources is known as, मतलब डिफरेंट जगह से आप लोग जब भी डेटा इकट्ठा करते हैं उसकी कलेक्शन को क्या बोला जाता है, डेटा मैनेजमेंट, डेटा माइनिंग, डेटा वेयर हाउस या बोथ बी एंड सी। इसको बोला जाता है डेटा वेयर हाउस। नाम से भी आपको पता चल रहा है वेयर हाउस का मतलब क्या होता है, जहाँ पे कलेक्शन करके रखी जाती है चीजों की। तो होपफुली बात क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, द इंटरनेट वॉज ओरिजिनली प्रोजेक्ट ऑफ विच एजेंसी। तो आपको आपने पढ़ा भी होगा ये कई बारी, आपके पास आरपानेट, ठीक है। तो ये एक्चुअल में एजेंसी जो थी आरपा थी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। बाद में नेट जोड़ा गया था, तो इसका आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन। बाकी कुछ नहीं, किसने किया था तो वही हमें यहाँ पे बताना था, वो हमने डायरेक्ट यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। बिंग इज एन ए सर्च इंजन, गूगल इज एन ए सर्च इंजन, याहू इज एन ए सर्च इंजन, पर विंडोज कोई सर्च इंजन नहीं है। आंसर बनेगा डी ऑप्शन। आंसर क्या बनेगा, डी ऑप्शन। आंसर बनना है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दीज डिवाइसेस प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड आउटर वर्ल्ड। ऐसे कौन से डिवाइसेस होते हैं जिनके साथ कंप्यूटर के द्वारा आउटर वर्ल्ड के साथ हम लोग जो है जुड़ पाते हैं। आईओ का मतलब है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो यही आपके पास ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनके द्वारा आप आउटर वर्ल्ड के साथ जो है जुड़ पाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपके पास इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डेटा ओवर द वायर ऑफ अ लोकल टेलीफोन नेटवर्क इज प्रोवाइडेड बाय, ठीक है। तो कौन सी टेक्नोलॉजी आप लोग यूज करते हैं, लीज लाइन, ठीक है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डीएसएल आप लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो आंसर इज बी ऑप्शन। आंसर क्या बनेगा आपके पास, बी ऑप्शन डायरेक्ट यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजुअली ऑब्जर्व ईच एक्टिविटी ऑन द इंटरनेट ऑफ द विक्टिम, गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन इन द बैकग्राउंड एंड सेंड इट टू द समवेयर एल्स। मतलब आपके सिस्टम में ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर आपके बिना बताए आ गया है और आपकी इंफॉर्मेशन को कहीं दूसरी जगह पे भेज रहा है, वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, मालवेयर, स्पाईवेयर या एडवेयर। एडवेयर एडवर्टीजमेंट के लिए मालवेयर नहीं होगा, इसका होगा स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या होता है, जासूसी भरे काम करने के लिए। ये क्या होता है, वायरस होता है। तो आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन आपके पास स्पाईवेयर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्टोरेज विच स्टोर और रिटेन डेटा आफ्टर पावर ऑफ इज कॉल्ड। जैसे आप लोग अपने सिस्टम पे काम कर रहे हैं, आपका सिस्टम शटडाउन हो जाता है, फिर भी आपके सिस्टम में जो है डेटा सेम रहता है, ठीक है। रिटेन डेटा आफ्टर द पावर ऑफ स्टोर रहता है। तो वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, सीक्वेंशियल या डायरेक्ट। देखो ये तो दोनों टाइप हैं, ये तो कभी आंसर नहीं बनेंगे, वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल होता है टेम्परेरी, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा, नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है परमानेंट। तो आंसर बनेगा बी ऑप्शन। आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन यहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ अ टेबल एंड ग्राफ कैन बी डन बाय यूजिंग।
तो स्टैटिस्टिकल ग्राफ अभी जब भी आपको बनाने हैं तो एडोब के साथ, एक्सेल के साथ, नोटपैड या पावर पॉइंट के साथ तो नहीं बनेंगे, वो तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए है, नोटपैड में नहीं होता है, एडोब में ये काम नहीं होगा। ये सारा का सारा काम किस में होता है? एमएस एक्सेल में ये सारा का सारा काम होता है। तो आंसर इज बी ऑप्शन, आंसर इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। डैश इज अ प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। एक डैश जो है वो प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जिसके थ्रू ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की जा सकती है। यूटोरेंट, मोजिला फायरफॉक्स, पावर पॉइंट या स्लाइड पैनल। तो आपको पता है पावर पॉइंट के थ्रू ही हम लोग क्या करते हैं, सारा का सारा डेटा को प्रेजेंटेशन यहाँ पे करते हैं। तो होपफुली बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करते हैं, इन विच व्यू हेडर एंड फुटर आर विजिबल। इनमें से कौन सा ऐसा व्यू है जहां पे हेडर और फुटर जो है विजिबल होते हैं? तो नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट व्यू या प्रिंट लेआउट व्यू या फिर ड्राफ्ट व्यू। अक्सर बच्चे पेज लेआउट व्यू में करते नहीं, ये जो है आपको मिलती है ऑप्शन प्रिंट लेआउट व्यू में। जब भी प्रिंट करते हैं तो वहां पे उसका लेआउट में हेडर और फुटर वहां पे आपको दिख जाता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? सी ऑप्शन आपके पास प्रिंट लेआउट व्यू। ये पता नहीं कितनी बारी पेपर्स में पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात अगर हम करते हैं, हाउ मैनी लेयर डस ओएसआई रेफरेंस मॉडल हैज। अब ओएसआई का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। पहले तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी खुद में इंपॉर्टेंट है। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन आप लोगों से पूछ लिया जाता है। इस पे कितनी लेयर्स होती हैं ओएसआई मॉडल के ऊपर? 7 लेयर्स आपके पास होती हैं। ओएसआई मॉडल के ऊपर कितनी लेयर्स होती हैं? 7 लेयर आपके पास यहाँ पे होती हैं। तो होपफुली यहाँ तक सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से क्लियर हुआ है। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? तो मैं आशीष आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मॉक 6 में, ठीक है। रीजनिंग का मॉक 6 हम लोग यहाँ पे करके करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या मुश्किलों का सामना आप लोगों को यहाँ पे करना पड़ा है। चलिए गाइस, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो है, डायरेक्शन आपके पास गिवन है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड एज पर द ऑर्डर इन द डिक्शनरी। अब डिक्शनरी की अगर बात करते हैं बच्चों, डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली आप लोगों को यहाँ पे आंसर जो है वो करना पड़ेगा। तो डिक्शनरी में सबसे पहले आपके पास जो है मींस ए आता है, बी आता है, सी आता है, उस तरीके से। तो अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, एन फर्स्ट वर्ड, एन 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 एन, फर्स्ट से तो फैसला हो ही नहीं पाएगा। अगला है ओ ओ ओ ओ ओ ओ से फैसला नहीं हो पाएगा। अगला है थर्ड में बी 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 और बी, इससे फैसला नहीं हो पाएगा। अब ऑब्वियस है, जब थर्ड से फैसला नहीं हो पाया तो आपके पास क्या करना पड़ेगा? हमें फोर्थ से फैसला करना पड़ेगा। तो आपको एनओ बी तक तो निकाल दो। उसके बाद आपके पास क्या है यहाँ पे? एल है, आई है, एल की पोजीशन 12 होती है, आई की 9 होती है, एल 12 होता है, आई 9 होता है। पर अगला है 4 में 5 ऑप्शन में बी अगेन लिखा है, तो बी का वैल्यू होता है 2। मतलब सबसे पहले आएगा 5, सबसे पहले आएगा 5 आएगा आपके पास। डिक्शनरी की अगर हम बात करते हो, सबसे पहले 5 आपके पास यहाँ पे आना है। तो डिक्शनरी में अगर सबसे पहले 5 आएगा तो देखो ऑप्शन में मैं चेक करता हूँ, ए ऑप्शन कैंसिल, बी कैंसिल, डी कैंसिल। सबसे पहले क्या लिखा है? 5, सी ऑप्शन में ही लिखा है। पूरा चेक करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ी, आपने यहीं से ही निकाल लिया, आपने यहीं से ही इसको निकाल लिया, ठीक है। तो होपफुली बात आपको यहाँ तक ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी इसी के ऊपर है। तो यहाँ पे भी आप लोगों को चेक करना था कि कौन सा यहाँ पे आंसर जो है बनेगा। चलिए एक बार चेक करते हैं। सबसे पहले पी 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 सभी में लिखा है। आगे अगर मैं बात करता हूँ पी पी आई 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 ई। अब देखो यहाँ पे आई की वैल्यू होती है 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 5, ई की वैल्यू होती है 5। मतलब सबसे पहले क्या आएगा? 4 आएगा। तो एक ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया, एक ऑप्शन आपके पास यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि 4 है। आगे चेक करेंगे, मतलब ये आपके पास तो आ गया, एक तो आ गया। आगे बात करते हैं, आपके पास आई की वैल्यू है 9, यहाँ आई की 9 है, यहाँ आई की 9 है। आगे यहाँ सी की वैल्यू होती है 3, यहाँ क्या है 9, मतलब बाद में आएगा, आई मतलब 9 बाद में आएगा। तो इतना तो पता चल गया। ओ की वैल्यू होती है 15, ये भी बाद में आना था। तो अगले नंबर पे जो आना है आपके पास आएगा 1, अगले नंबर पे जो आएगा वो आएगा 1। तो मतलब कि आपके पास ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब 4 1,
4141, ये भी कैंसिल, 41235 या 41325, बस अगला नंबर आते ही आपका क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा, क्वेश्चन का आंसर। आगे अगर हम चेक करते हैं तो 4 और 1 तो हो चुका, 4 भी आ गया, 1 भी आ गया, अब हमें चेक करना है रेस्ट बचे हुए। तो आगे हम चेक करते हैं PIT, T की वैल्यू होती है बच्चों 20, और आगे अगर मैं यहाँ L की वैल्यू की बात करता हूँ तो L की वैल्यू होती है 12। तो ऑब्वियस आपको पता है कि यहाँ पे L जो है वही पहले आएगा, क्योंकि T की वैल्यू कितनी होती है 20, तो 20 से पहले क्या आता है 12, मतलब थर्ड, मतलब कि ये तो अपने आप में कैंसिल हो गया, तो डायरेक्ट आंसर यहाँ पे ये बन गया 41325। इस तरीके से अरेंजमेंट। इन क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि पूरा नहीं करे, बस भाई ऑप्शन से आप लोगों को एलिमिनेट करते हुए चलना, ताकि टाइम कम लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे गिवन है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में क्या है, आपके पास इक्वेशन जो है गिवन है, और इसमें बोला क्या गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से एक जो है वो करेक्ट नहीं है, इनमें से एक जो है नॉट करेक्ट ये बोला गया है, करेक्ट नहीं, मतलब बाकी 3 करेक्ट हैं। तो इन क्वेश्चन को अक्सर ऐसे करना चाहिए कि या तो लास्ट से उठा लो, या तो फर्स्ट से उठा लो, या फिर रैंडम उठा लो। तो सबसे पहले एक बार हम फर्स्ट से उठा के देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, 22 + 7 - 3 × 9 = 148। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो सबसे पहले जो प्लस था, प्लस का मीनिंग है प्लस स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, तो 22 7, अब माइनस स्टैंड फॉर +3 और मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर -9 = 148। ठीक है, तो यहाँ पे करके देखते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 × 4, अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ 154, ठीक है, मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, +5 + 3 - 9 = 148। अगर इसे करके देखेंगे तो आपके पास 148 = 148, मतलब ये तो आंसर नहीं होगा, ये तो करेक्ट है, ये तो आंसर नहीं होगा, ये तो करेक्ट आपके पास है। ठीक है, अब आप लोग रैंडमली उठा के देखिए, रैंडम आप हम लोग यहाँ पे उठा के देखते हैं, हम लोग जो है थर्ड उठा के देखते हैं, सही ऑप्शन उठा के देखते हैं एक बार जरा, ताकि हमारा टाइम जो है कम लगे। तो थर्ड में अगर हम लोग यहाँ पे चलते हैं, थर्ड में अगर देखते हैं हम लोग, तो थर्ड में इक्वेशन क्या है वो देखिए, आपके पास 7 + 28 - 3 × 52 = 127। ठीक है, अब देखो जहाँ पे था प्लस वहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई, जहाँ पे था सबसे पहले प्लस वहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई, 7 × 28, और जहाँ पे था माइनस वहाँ पे आ गया +3, और जहाँ पे था मल्टीप्लाई वहाँ पे आ गया -52 = 127। ठीक है, ये आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6। ठीक है, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 8 7 56, 6 5 बच गए, 7 14 5 19 196 + 3 - 52 127। ठीक है, तो 199 - 52 = 127। अगर यहाँ पे करते हैं माइनस तो कितना आता है आपके पास, 9 में से 2 गए तो कितने बचते हैं आपके पास 7, 5 में से 9 में से 5 गए तो बचते हैं 4, 147 = 127। तो यही आपका यहाँ पे आंसर बनेगा कि ये जो है आपके पास एग्जैक्ट नहीं आना है। देखो इसे सॉल्व करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। सिर्फ मैंने ये तरीका लिया कि फर्स्ट लिया, ओड नंबर फर्स्ट कर लिया पहले, फिर थर्ड कर लिया, रैंडम पिक कर रहा हूँ, आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा। तो होपफुली बात आपको यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, डायरेक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन सिलेक्ट रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव, लॉइन, डेन, रैबिट। लॉइन का जो घर होता है वो क्या होता है, डेन। लॉइन कहाँ रहता है, डेन में रहता है। तो रैबिट जो है वो कहाँ पे रहता है, वो रहता है आपके पास गुरो में। मीन्स सी ऑप्शन यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर जो है बिल्कुल सही बनेगा। सी ऑप्शन जो है आप सभी का यहाँ पे आंसर जो है सही बनना है। तो होपफुली यहाँ पे बात आप सभी को क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। सिमिलर ही है आप लोगों को, तो यहाँ पे चेक करना है PZQW। अब इससे ये लिखा गया है NXOU, तो यहाँ पे चेक करना है 16, 26, 17, 23,
14, 24, 15 और यहाँ पे 21। तो देखो यहाँ पे सभी में समझ में आ रहा है -2, -2, -2, -2 का लॉजिक लगा है। तो FISK, ठीक है। F में से अगर 2 कम करते हैं तो कितना आता है आपके पास, 6 में से 4 पे आता है D। तो बस यहीं से ही आप लोग कर लीजिए, बाकी तो आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो डायरेक्ट आंसर यहाँ से ही आ गया। ऑलवेज ट्राई करिए कि अपना टाइम जो है कम करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, यहाँ पे देखिए क्या है, A इज द फादर ऑफ C, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। A इज द फादर ऑफ C एंड D। अब C और D भाई बहन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, वो हमें नहीं पता। D इज द सन ऑफ B, और D क्या है, बेटा है किसका, अगर B का। अगर ये इसका बेटा है तो ये आपस में ये C का जो D जो है वो C का भाई हुआ, तो आपस में ये हस्बैंड वाइफ हुए, तो ये नेगेटिव साइन यहाँ पे आ जाएगा। E इज द ब्रदर ऑफ A, E क्या है, A का भाई है, ठीक है। इफ C इज द सिस्टर ऑफ D, और C जो है बहन है D की, देन हाउ इज B रिलेटेड टू E। B जो है वो आपके पास यहाँ E का क्या लगता है। तो देखो अगर मैं बात करता हूँ भाभी इसकी लगती है, तो भाभी में आपके पास जो है आंसर आएगा तो सिस्टर इन लॉ इसको बोला जाता है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं इस क्वेश्चन में, देखिए अ मैन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक 2 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ। एक आदमी यहाँ पे खड़ा है और नॉर्थ की तरफ जाता है, कितना, 2 किलोमीटर। देन आगे क्या है, टर्न टुवर्ड हिज राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर। यहाँ से उसने राइट लिया और फर्दर 2 किलोमीटर राइट की तरफ गया। देन टर्न राइट अगेन एंड वॉक 2 किलोमीटर। यहाँ से अगेन उसने यहाँ से राइट लिया, टर्न राइट अगेन एंड वॉक। अब यहाँ से राइट तो ले लिया है, बट ये नहीं बताया कि डिस्टेंस कितना है आपके पास। व्हाट इज द डायरेक्शन नाउ इज फेसिंग, तो इस तरफ वो ये कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है, साउथवर्ड। कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है, साउथवर्ड डायरेक्शन आपके पास फेस यहाँ पे कर रहा है, तो आंसर ए ऑप्शन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सीरीज का ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में देखिए आपके पास क्या है, 2, 3, 10, 29, 66, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 1 का। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो फर्दर कितने का है, 7 का। इन दोनों के बीच में 19 का। और इन दोनों के बीच में अगर आप लोग डिफरेंस यहाँ पे देखते हैं तो डिफरेंस कितने का आता है आपके पास, 16 में से 9 गए, ठीक है, तो 7। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो 5 में से 2 गए तो 3, ठीक है। आगे यहाँ पे डिफरेंस देखो, 6, यहाँ पे 12, यहाँ पे 18। तो यहाँ पे टेबल मिल रहा है 6, 12, 18, तो आगे कितने का आता है, 24, ठीक है। तो 24 इसमें ऐड करते हैं, 7, 4, 11, 1, और यहाँ पे 4 और 2, 6, 61। 61 किस में ऐड करने थे आप लोगों ने, 66 में, तो कितना बन जाता, 7 और 12, 127 आपका यहाँ पे आंसर बन जाता। डायरेक्ट आंसर 127, थोड़ा सा टाइम केवल लग जाता है क्योंकि ये जो क्वेश्चन क्या है वो डिफरेंस ऑफ डिफरेंस से गया, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस ऑफ डिफरेंस की सीरीज थी, इससे आप लोगों ने क्वेश्चन कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, 1, 0, 3, 2, 5, 6, और अगला नंबर निकालना है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से था अल्टरनेट पे, यहाँ से यहाँ 2 का गैप, यहाँ से यहाँ 2 का गैप, और यहाँ से यहाँ गए हैं तो आपके पास 2 का गैप है, यहाँ से यहाँ 4 का गैप है, तो यहाँ से यहाँ फिर से कॉमन 2 का गैप, तो यहाँ पे 7 आना था। आंसर इज डी ऑप्शन, आंसर इज डी ऑप्शन। इस तरीके से सीरीज 2 सीरीज इकट्ठी यहाँ पे चल रही थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है, इफ a इज 2, m इज 26, a की वैल्यू 1 होती है, डबल कर दिया, m की वैल्यू 13 होती है, डबल कर दिया, z की वैल्यू 26 होती है, डबल कर दिया, तो बेट, ठीक है। तो 2, 5, 20, ठीक है। 20, 5, 25, 25 और 2, 27, 27 का डबल कितना होता है, 54, आंसर 54। होपफुली बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके पास, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन
A word is followed by 4 other word, one word which cannot be formed. इनमें से एक ऐसा वर्ड है जो नहीं बनता है आपके पास, तो वो आपको बताना है. फाइंड द वर्ड. वो वर्ड बताइए. फोटोसिंथेसिस में टी भी है, एच भी है, ओ भी है, एस भी है, ई भी है. सेकंड ऑप्शन SCENT सेंट, एस भी है, सी भी है, ई भी है, एन भी है और टी भी है. आगे अगर मैं यहाँ बात करता हूँ PR, फोटोसिंथेसिस में R जो है एक्स्ट्रा है. R तो यहाँ पे था ही नहीं, तो ये आपका आंसर. R तो इस फोटोसिंथेसिस में है ही नहीं, तो ये आपका आंसर बन गया. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. आपके पास आगे फिर से सेम क्वेश्चन है. यहाँ पे आपको चेक करना है, तो चेक करिए कौन सा वर्ड है. PEP, बिल्कुल बन गया. PEEPER, P है, E है, E है. अब यहाँ पे डबल P था, तो देखो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे 1 2 3 P है, यहाँ पे कितने P हैं? 1 2 P है. ठीक है, तो यही आंसर बनना है. पर एक बार आगे भी आप लोग चेक कर लो. BECTOR, BECTOR, ये बन गया. REST, रीसेट, RESET, तो आंसर क्या बना? बी. कंफर्म भी आप लोगों ने कर लिया. बी ऑप्शन यहाँ पे आंसर बन गया. होपफुली बात क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, आपके पास ये जो क्वेश्चन है सिलोजिज्म से लिया गया है. इसमें चेक करते हैं. ऑल डॉग आर बुक्स. ऑल डॉग आर बुक, देन ऑल बुक आर पिक्चर्स. ये डायग्राम है जी. तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, कंक्लूजन है ऑल डॉग आर पिक्चर, सारे के सारे डॉग पिक्चर के अंदर हैं. हाँ जी, फर्स्ट कंक्लूजन तो ट्रू है जी. सेकंड है आपके पास ऑल बुक्स आर डॉग, सारे के सारे ऑल बुक, सारे के सारे बुक क्या हैं? डॉग के अंदर हैं, तो सारी बुक डॉग के अंदर नहीं है, ये तो कंक्लूजन गलत है जी. थर्ड कंक्लूजन है ऑल पिक्चर आर डॉग, ऑल पिक्चर, सारे के सारे पिक्चर डॉग के अंदर हैं, गलत, ये भी गलत है जी. आगे चेक करते हैं. सम पिक्चर आर बुक, कुछ पिक्चर क्या हैं? बुक हैं. हाँ जी, कुछ पिक्चर बुक हैं. हाँ बिल्कुल, ये तो सही है. सम पिक्चर आर बुक. अब यहाँ पे फर्स्ट कंक्लूजन और फोर्थ कंक्लूजन जो है बिल्कुल सही जा रहा है. फर्स्ट कंक्लूजन और फोर्थ कंक्लूजन, तो आंसर नंबर ए ऑप्शन. ओनली 1 and 4 फॉलो. तो होपफुली बात ये आपको क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ये क्वेश्चन नंबर है 14. इस क्वेश्चन की बात करते हैं. रैंकिंग का ये क्वेश्चन है. सुदेश रैंक 7th फ्रॉम द टॉप. अब एक रो थी जिसमें उसका रैंक गिवन था सुदेश का टॉप से कितना है? 7th, एंड 28 फ्रॉम द बॉटम, और इसी का रैंक जो है बॉटम से वो है 28 है. अब आपके पास यहाँ पे क्या पूछा गया है? हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर इन ए क्लास. तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, टोटल इज इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम -1. तो टॉप कितना था? टोटल निकालना था. टॉप से था 7, बॉटम से था 28 -1. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे -1 कर देंगे 6 बच जाएगा. 28 + 6 34. तो टोटल इज इक्वल टू 34. टोटल इज इक्वल टू 34 आपका यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर फिर बन जाएगा. तो होपफुली बात यहाँ तक भी क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग शर्ट्स, बेडशीट एंड टॉवल. अब देखो, शर्ट अलग होती है, बेडशीट अलग होती है और टॉवल अलग होता है. ये तीनों की तीनों चीजें क्या हैं? बिल्कुल डिफरेंट है. तो आंसर क्या बनेगा? ए ऑप्शन. तीनों की तीनों चीजें बिल्कुल डिफरेंट है. शर्ट अलग है, बेडशीट अलग है, टॉवल अलग है. ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा? ए ऑप्शन. तो होपफुली यहाँ तक सभी को सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे. जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. हाँ जी, सत श्री अकाल जी. सब तो पहला स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨਮ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ. ਸੋ ਗਾਇਜ਼, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ 6, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਕਲੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ. ਸੋ ਗਾਇਜ਼, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਆਂਟੀਟਿਵ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਦਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦਾ ਅੱਜ 6 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ. ਰਾਈਟ, ਚਲੋ ਜੀ.
सो गाइज अपने को पहला क्वेश्चन है ए कैन रो अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन ए स्ट्रीम इन 6 आवर्स एंड रिटर्न द सेम डिस्टेंस इन 9 आवर। कहता जी आप डाउन स्ट्रीम के हिसाब नाल जाने तो आपको 6 घंटे लगते हैं, जे आप अपस्ट्रीम आने तो आपको 9 घंटे लगते हैं जी। इफ द स्ट्रीम फ्लो एट द रेट ऑफ, जी आ लाइन दी होंगी है ना, इफ द स्ट्रीम फ्लो एट द रेट ऑफ मीनस ये अपनी जी गल कर रही है इफ द स्ट्रीम, इत्थे की गल चल रही है जी स्ट्रीम की गल चल रही है, मीनस अपने को जी लाइन दी होंगी आ 2/1/4 दिता होया जी, ये आपां स्पीड ऑफ स्ट्रीम दी है जिन्होंने आप की कहने आ जी ਐ करो इनू वाटर लै लो जी W नाल रिप्रजेंट कर लें तो ये अपनी की दे रखे 9/4 किलोमीटर पर आवर आपको W दे रखा, मीनस स्ट्रीम बारे गल की जा रही है जी। ठीक है, सो गाइज हुण आपां की करते हैं डाउन स्ट्रीम ते अप स्ट्रीम। जिवें कि मैं तुहानूं हमेशा क्लास च दसदा कि डाउन स्ट्रीम ते अप स्ट्रीम के टाइम की रेशो लै लैंदे जी। डाउन स्ट्रीम नूं हमेशा घट टाइम लगता है एज कंपेयर टू अप स्ट्रीम। सो गाइज टाइम की रेशो कितनी आ जाऊगी जी, प्लीज़ चेक करो 3 2 3 3 ठीक है जी, 3 2 3 ये टाइम की रेशो आ गई। टाइम हमेशा इनवर्स होंगे जी स्पीड दे, तो मैं की लिखूंगा 3:2 आ गया जो कि स्पीड की रेशो है जी, जो कि स्पीड की रेशो है। ठीक है जी, हुण मैनूं ये दसो जे इत्थे डाउन स्ट्रीम ते अप स्ट्रीम है, प्लीज़ ध्यान नाल देखो जे तुसीं इन्हां नूं डायरैक्टली ऐड करदे हो ना, ये चीज़ मैं तुहानूं क्लास च बड़े चंगे तरीके नाल समझाई हुई है। जे तुसीं इहनूं डायरैक्टली ऐड करदे हो यानी 3 + 2 यानी तो B की वैल्यू बन जाती होंदी है 5। जे तुसीं इन्हां नूं डायरैक्टली माइनस करदे हो तो W की रेशो बन जूगी जी 1। तो B/W मेरे को कितना आ गया जी 5:1 आ गया, जिस चो आपां नूं W पूरा कंप्लीट दिता है 9/4। इट मीन रेशो W च 1 है, तो वैसे कितना दे रखा है रेशो 9/4 दे रखा है। एक पार्ट 9/4 किलोमीटर पर आवर के बराबर है। एक पार्ट जे 9/4 किलोमीटर पर आवर के बराबर है तो मैं बोलूँगा B के अपने 5 हिस्से ने, तो देयरफॉर 5 पार्ट्स कितने होणगे जी 45/4। तो 45/4 किलोमीटर की आ गया जी B आ गया। प्लीज़ इसकी लास्ट लाइन रीड करो, उन्हें कहा कहना फाइंड हाउ फार ही कैन रो इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब हो गया B की वैल्यू कितनी दी है, मीनस बोट की स्पीड कितनी पूछी है जी, तो बोट की स्पीड कितनी आ जाएगी जी 45/4। तो मैं केड़ा ऑप्शन टिक कर दूंगा जी 11/1/4 किलोमीटर पर आवर। ये जोड़े है ने किलोमीटर नहीं है जी, किलोमीटर पर आवर ने की ने जी किलोमीटर, इस स्पीड की गल हो रही है जी। तो बोट की स्पीड है तो की आऊगा जी किलोमीटर पर आवर आऊगा। क्लीयर है जी ये चीज। फाइंड हाउ फार ही कैन रो इन एन आवर। इन एन आवर का मतलब की होंगे जी पर आवर। इन एन आवर का मतलब की होंगे पर आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब होंगे स्पीड ऑफ बोट। वाटर की वैल्यू आप 0 मानते हैं। ठीक है जी, प्लीज़ एक बार मैं रिपीट कर देना, इन्होंने दोनों डायरैक्टली तुम ऐड करोगे तो B आऊगा, डायरैक्टली माइनस किया तो W आएगा। 5:1 जी B ते W की रेशो आ गई, जिस आपको W पूरा की दे रखा जी 9/4 दे रखा है। 1 पार्ट इज इक्वल टू 9/4, तो 5 पार्ट कि बराबर हो जाएंगे जी 45/4 दे। तो 45/4 ਨੂੰ मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन च की लिखूंगा जी 11/1/4। व्हाट डू यू मीन बाय 11/1/4? द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। राइट एवरीबॉडी। नैक्सट क्वेश्चन कर देने आप सैकेंड क्वेश्चन की कह रहे जी वो कहना इन ए टाउन देयर आर 1000 इनहैबिटेंट 60% ऑफ आर मेल। ओके, सो अपने को टोटल 1000 इनहैबिटेंट ने जिस दे विच 60% की ने जी मेल ने। यदा मतलब 60% का मतलब हो गए 600 मेल हो गए जी अपने को एंड 400 मेरे को की हो गई जी फीमेल्स हो गई। 600 मेल हो गए तो 400 फीमेल हो गई। उस तो बाद वो की बोल रहे थे अगे कहना 20% ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ऑफ द 60% ऑफ द मेल ऑफ होम, यानी ये ਜਿਹੜਾ होम है ये किनू रिप्रजेंट कर रहा है जी 60%, मीनस 600 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ मैं 20% करा, पहली गल तो मैं उरे 60% किया तो 600 आ गया, 40% की आ गया जी फीमेल्स आ गई। हुण 600 का मैं उरे 20% करूँगा तो 120 मेल ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ लिटरेट आ गए जी। वो की आ गए जी लिटरेट, 120 मेल लिटरेट आ गए। उन्हें की किया इफ ऑल द इनहैबिटेंट्स कहता 25% आर लिटरेट। हुण कहता सारे जे मैं मेल्स की गल करा कहता 1000 का 25% लिटरेट ने, मीनस 250 लिटरेट हो गए जी। 250 की हो गए लिटरेट हो गए। पहले तो ये दसो 250 की हो गए लिटरेट हो गए जी। पहले मैंने ये दसो आउट ऑफ 1000 25% आर लिटरेट, 250 टोटल लिटरेट हो गए। कल्ले मेल किन्ने लिटरेट ने जी 120 लिटरेट ने। हुण मैंने ये दसो कि आउट ऑफ 250 चों जे 120 मेल लिटरेट ने,
ठीक है जी मेल लिटरेट ने तो फीमेल किनियां रह गई जी 130 फीमेल लिटरेट होणगियां जी तो फीमेल किनियां होणगियां जी 130 फीमेल की होणगियां लिटरेट होणगियां सो गाइज लास्ट लाइन प्लीज ध्यान नाल पढ़ो ने की बोली है दी लास्ट लाइन उन्हें बोली है कहंदा व्हाट परसेंटेज ऑफ द फीमेल ऑफ द टाउन आर लिटरेट सो गाइज आउट ऑफ 400 फीमेल दी पॉपुलेशन किन्नी आ 4 130 की ने लिटरेट ने जी इनटू 100 करांगे जी आपां सो गाइज जो तुसीं इहनूं सॉल्व करोगे मींस 130 अपॉन 4 करोगे तो आंसर कितना आ गया जी 32.5%। तो गाइज आंसर कितना आ गया जी 32.5%। क्लियर है जी आई होप गाइज क्वेश्चन क्लियर है जी थोनू है सो ऑप्शन क्या आ गया जी मेरे को सी ऑप्शन आ गया राइट। नेक्स्ट करते हैं इन व्हाट टाइम would a cistern be filled by 3 pipes whose diameter are 1 centimeter so guys these are the diameters of the pipe so guys these are the diameter of the pipe so किन्ने किन्ने दे रखे ने जी 1 दे रखा है एक तो पहली दा दूसरी दा किन्ना दे रखा है जी 4/3 दे रखा है जी ठीक है जी तीसरी दा किन्ना दे रखा है 2 ओके सो गाइज इन्हां नूं पहला तो आपां नॉर्मली रेशियो लैने आ इहनूं सॉल्व करदे तो किन्ना आ गया जी 3 आ गया 4 आ गया एंड 6 आ गया क्लियर है जी 3 आ गया 4 आ गया एंड 6 आ गया क्लियर है जी ये चीज राइट एवरीबॉडी हुण जी मैं अगे गल कमा रनिंग टुगेदर व्हेन द लार्जेस्ट अलोन फिल इट इन 6 आवर ए लाइन ते गौर करो जी व्हेन द लार्जेस्ट अलोन फिल इट इन 61 मिनट 61 मिनट द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग इन बाय ईच पाइप अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो कहंदा इन्ना पाइप्स दे थ्रू जेड़ा पानी फ्लो कर रहा है इन्ना पाइप्स दे थ्रू द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग इन by each pipe being proportional to the square of its diameter being proportional to the square of its diameter ਦਾ मतलब है कि ਜਿਹੜੀ efficiency है वो diameter ਦੇ square ਤੇ है चलो जी ਆਪਾਂ square करना है पहला तो ਇਹਦਾ square करके कितना आ गया 9 आ गया 16 आ गया ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 36 ਇਹ ਕੀ ਆਇਆ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੀਟਰਸ ਆਏ ਪਰ ਮਿੰਟ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਉਰੇ 1 मिनट की एफिशिएंसी कि 1 मिनट में पर मिनट एफिशिएंसी आ गई जी ठीक है जी पर मिनट एफिशिएंसी आ गई तो मैं बोल सकता कि रेशियो च कितना आ गया 9 6 36 क्योंकि एक बार फिर पढ़ लो द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग इन बाय ईच पाइप बीइंग प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर तो गाइज आपा ने इहदे डायमीटर का स्क्वायर किया 36 आ गया 4 का 16 3 का 9 यानी एक तरीके की एफिशिएंसी आ गई पर मिनट एफिशिएंसी उन्हें ऊपर लिखा सी द लार्जेस्ट अलोन फिल इट इन 61 मिनट हुण प्लीज ध्यान नाल देखो मैं की करूंगा जी कहता लार्जेस्ट उरे मान लो ये 36 लीटर लिख लेने जी आप कि 1 मिनट च 36 लीटर या एवं ठीक है तो लार्जेस्ट कहता पूरा 61 मिनट लैंदा तो एफिशिएंसी कढ़ लेने आप कहते जी लार्जेस्ट 1 मिनट च 36 लीटर भर रहा है 1 मिनट च इत्थे मैं लिख रहा जी प्लीज इनू की नाम है जी अपना इत्थे मैं लिख रहा कि जे 1 मिनट च लार्जेस्ट जे 1 मिनट च ठीक है जी 1 मिनट जो 36 लीटर फिल कर रहा है तो उन्हें 61 मिनटां की करया होगा जी प्लीज ये दसो तो मैं क्या लिखूंगा 36 लीटर इंटू 61 मिनट 36 लीटर इंटू 61 मिनट ये क्लीयर है जी ये लार्जेस्ट ने करया देखो 1 मिनट जो लार्जेस्ट है प्लीज इस चीज को ध्यान नाल देखो 1 मिनट जो लार्जेस्ट है वो 36 लीटर कर रहा है पर उन्हें 61 मिनटां कितना कीता होगा तो लार्जेस्ट ने 61 मिनटां कितना कीता होगा जी अपना 36 इंटू 61 क्लियर है जी इन्ने इनू मल्टीप्लाई करने की लोड़ नहीं इन्ना अपने लीटर की कैपेसिटी आ गई दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक इनू मैं की लिखूंगा कैपेसिटी ऑफ द टैंक दिस इज व्हाट कैपेसिटी ऑफ टैंक लिखूंगा जी मैं की लिखूंगा कैपेसिटी ऑफ टैंक क्योंकि लार्जेस्ट ने 61 मिनटां फिल करता जी ठीक है विल फिल लिखा देखो वर्ड की लिखा फिल एक कैपेसिटी ऑफ द टैंक आ गई भी 1 मिनट जो 36 करता तो 61 मिनटां कितना करता इन्ना हुण लास्ट लाइन की है कि जे सारा काम तीनों मिलके करते तो तीनों 1 मिनट कितना कर रहे हैं जी 61 लीटर कर रहे हैं तो जे यही काम तीनों जाने मिलके करते हैं 1 मिनट च 61 लीटर करते हैं तो प्लीज ध्यान नाल देखो इत्थे मिनट लिखांगे जी आपां तो 1 मिनट च 61 लीटर करते हैं तो लीटर नाल लीटर कट गया 61 नाल 61 कट गया तो आंसर कितना आया जी 36 मिनट आ गया तो आंसर कितना आया 36 मिनट आ गया क्यों आया 36 मिनट क्योंकि तीनों मिलके 1 मिनट च 61 लीटर करते हैं तीनों मिलके 1 मिनट च 61 लीटर करते हैं तो जे इनू करन लई तिन्नां तो आपां नूं तिन्नां दा टुगेदर वर्क कढना सी तां इन्नी कैपेसिटी नूं जे तीनों जाने मिलके भरदे ने तो 36 मिनट लगणगे तो आंसर कितना आ गया जी सी आ गया राइट एवरीबॉडी आंसर कितना आ गया जी सी आ गया
ऑलरेडी गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता ए 5 शॉट करता है बी 3 करता है। सो गाइज ए और बी की रेशो कट लेने जी ਆਪਾਂ शॉट्स ਦੀ। सो ये 5 शॉट मार रहे, ए किन्ने शॉट मार रहे जी 3 शॉट मार रहा है। ये शॉट्स की रेशो है जी, ठीक है। ए ने 5 शॉट मारे, बी ने 3 शॉट मारे। उत्थे लिखा हुआ है बट A kills only once in 3 shot and B kills only once in 2 shot। हुण ਇਹਦਾ मतलब समझो, देखो B ने 2 शॉट मारे, ठीक है जी, एक हो गया मिस, एक हो गया मिस हो गया, ठीक है जी, एक हो गया किल हो गया, क्योंकि टोटल उन्हें 2 शॉट मारे। तुसीं ये देखो जी उन्हें 27 मिस कीते ने, B ने कल्ले 27 मिस कीते ने, ਇਹਦਾ मतलब 27 किल भी तो होए होणगे, क्योंकि 2 शॉट मारदा, एक मिस जांदा, एक किल जांदा, तां 27 किल भी होए होणगे। ਇਹਦਾ मतलब B ने टोटल 54 शॉट्स मारे। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਬੀ ਨੇ ਟੋਟਲ 54 ਸ਼ਾਟਸ ਮਾਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕਿਲ, ਇੱਕ ਮਿਸ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ 27 ਮਿਸ ਗਏ ਤਾਂ 27 ਕਿਲ ਵੀ ਗਏ, ਤਾਂ 54 ਸ਼ਾਟਸ ਆ ਗਏ। ਜੇ 54 ਸ਼ਾਟਸ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਜੀ 54 ਸ਼ਾਟਸ ਉਰੇ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਪਾਰਟਸ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਜੀ 54 ਸ਼ਾਟਸ ਦੇ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਬੀ ਦੇ ਟੋਟਲ ਸ਼ਾਟਸ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ ਜੀ 54। 3 ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂ, ਲਿਸਨ ਐਵਰੀਬਾਡੀ, 3 ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ 18 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ 18 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਰੇ ਵੀ 18 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ 90 ਸ਼ਾਟਸ ਕਿਹਦੇ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਕੱਲੇ A ਦੇ ਆ ਗਏ, ਟੋਟਲ 90 ਸ਼ਾਟ। ਬਟ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ A kills only once in 3 ਸ਼ਾਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 3 ਸ਼ਾਟ ਮਾਰਦਾ, ਇੱਕ ਕਿਲ ਕਰਦਾ, 2 ਮਿਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ A ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਈ ਉਹ 2:1 ਆ ਗਈ, ਕਿ 2 ਮਿਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਿਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਕਿਲ ਕਰਦਾ ਤੇ 2 ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ 3 ਪਾਰਟ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ 90 ਦੇ, ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 30 ਦੇ। ਤਾਂ ਗਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦਾ A has killed, ਜੇ ਮੈਂ 30 ਨੂੰ, ਲਿਸਨ ਪਲੀਜ਼, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੇ 30 ਨੂੰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲੇ 30 ਨੂੰ, ਇਹ ਵਾਲੇ 30 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ 30 ਕਿਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇਹਦੇ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਮਿਸ ਕਿੰਨੇ ਤਾਂ 60 ਮਿਸ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 30 ਬਰਡਸ। 30 ਕਿਲ ਕੀ ਹੋਏ, 30 ਕਿਲ ਕੀ ਹੋਏ ਜੀ, ਬਰਡਸ ਹੋਏ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਰਾਈਟ ਐਵਰੀਬਾਡੀ। ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ, 5 ਤੇ 3 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਸੀ, ਡਨ। ਕਹਿੰਦਾ B ਨੇ 2 ਸ਼ਾਟ ਮਾਰੇ, ਇੱਕ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ 27 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਸੀ, 27 ਟੋਟਲ ਮਿਸ ਨੇ ਤੇ 27 ਫਿਰ ਕਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1:1 ਹੈ। 54 ਸ਼ਾਟ B ਦੇ ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਏ। 54 ਸ਼ਾਟ ਗਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਉਰੇ ਰੱਖਿਆ, 18 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ, 90 ਆ ਗਿਆ ਜੀ, 2:1 ਤਾਂ 30 ਕਿਲ ਗਏ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਇਹ। ਓਕੇ, ਸਕਸੈਸਿਵ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਕਸੈਸਿਵ ਡਿਸਕਾਊਂਟ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਸਕਸੈਸਿਵ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਹਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਸਕਸੈਸਿਵ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ 10% ਨੂੰ ਐ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਜੀ, डिस्काउंट ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ 1/10, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 12% ਹੈ, 12% ਨੂੰ ਮੈਂ 4 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰੂੰਗਾ, 4 3s ਆ 4 25s ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ 15%, ਗਾਇਜ਼ ਮੈਂ 15% ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਆਪਣਾ 5 3s ਆ 5 20s ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਬੋਲੋ ਪਲੀਜ਼, ठीक है जी। 10% मीन्स 1/10, 12% मीन्स 3/25, 15% मीन्स 3/20। क्लियर है जी ये चीज, राइट एवरीबॉडी। सो गाइज एक चीज दसो, डिस्काउंट है, सिंगल सक्सेसिव डिस्काउंट है। सो गाइज मैं इनू की लिखूंगा 10 चो एक हिस्सा डिस्काउंट है तो उरे क्या होगा 9, 25 चो 3 डिस्काउंट है तो मैं उरे 25 लिखूंगा जी, तो मैं उरे की लिखूंगा 22। क्लियर है जी। अपना 20 चो 3 डिस्काउंट है तो गाइज मैं उरे के लिखूंगा जी 17। ये चीज़ क्लीयर है जी एवरीबॉडी, क्लीयर है। ये चीज़ मैं चंगे तरीके नाल तुहानू क्लास च प्रैक्टिस भी करवाई हुई है। सो गाइज जो मैं इनू मल्टीप्लाई करूंगा तो 5000 आ गया जी, 3366 ਇਹਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਘਟ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਘਟ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਜੀ, 34 ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਰੋਂ 16 ਆ ਗਿਆ, 34 ਆ ਗਿਆ ਜੀ, 16 ਆ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਤੋਂ, 5000 ਤੋਂ into 100, 2 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਨਾਲ 2 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਕੱਟ ਗਈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 32, ਆਪਣਾ 68, ਲੇਕਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ठीक है जी, आंसर आ गया। क्लियर है जी ये चीज, 32.68% आ गया कि मेरा 32.68% आ गया कि मेरा सिंगल सक्सेसिव डिस्काउंट की है। हुण इहनूं ध्यान नाल देखो, जे आपां कोई मोटा मोटा ऐड करन लई कहे आपां नूं कि भाई 10 ते 12 ते अपना 27 उरे आ गया 10, 37 आ गया, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ 37% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੈ। डिस्काउंट ਦੇ ਉੱਤੇ डिस्काउंट ਦੇ ਉੱਤੇ डिस्काउंट है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ 37% डिस्काउंट है, पर सिंगल सक्सेसिव डिस्काउंट
ठीक है जी। सिंगल सक्सेसिव डिस्काउंट मेरा कितना आया जी 32.68%। क्लीयर है जी, क्लीयर है जी। ये चीज ध्यान नाल देखना, दिस इज कितना 5000 तो कितना घट है, कितना डिस्काउंट है किस दे रिस्पेक्टिव 5000 दे। क्लीयर है जी ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी आप, द रेशियो ऑफ द थर्ड प्रपोर्शन टू 12 एंड 18। ओके, थर्ड प्रपोर्शन की होंगे जी, प्लीज ध्यान नाल देखो, ए रेशियो बी रेशियो सी, लाइक दिस। इनू आप एवं लिख सकते हैं, ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। क्लीयर है जी। सो गाइज इनू मैं होर की लिख सकता, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ठीक है जी, इनू ऐदा भी लिख सकते, चलो नहीं तो इत्थे ही फिल कर लेने, इन्ना कोई है नहीं। दिस इज ए, दिस इज बी, सी आपने पता करना है। ठीक है जी। सो गाइज मैं की लिखूंगा 12/30, 30/c। सो गाइज सी की वैल्यू क्या आ गई 900/12, कितना आ गया जी 75। क्लीयर है जी ये चीज। हुण जे मैं गल करा मीन प्रपोर्शन की, सो गाइज मीन प्रपोर्शन की होंदा जी अंडर रूट ऑफ दिस। ठीक है जी, ए बी। सो गाइज दिस इज कॉल्ड मीन प्रपोर्शन। तो मैं की करूंगा अंडर रूट ऑफ 9 एंड 25 करूंगा जी। सो कितना आ जाऊगा जी 3 ते 5 आ गया, यानी 15 आ गया जी। राइट, दिस इज मीन प्रपोर्शन। जी ये गल है, ये की है जी अपने को थर्ड प्रपोर्शन है, दिस इज मीन प्रपोर्शन है। क्लीयर है जी ये चीज। सो उन्हें रेशियो पूछी है जी। सो गाइज रेशियो की आ जाऊगी जी 75 ते 15। रेशियो कितनी आ जाऊगी जी 75 ते 15, तो कटिंग करूंगा तो आंसर कितना आ जाऊगा जी 5:1 आ जाऊगा। क्लियर है जी, आंसर कितना आ जाऊगा जी 5:1। प्लीज ये चीज चेक करो, दिस इज नोन एज थर्ड प्रपोर्शन। मैं एक बार ना तुहानू हाईलाइट कर रहा, दिस इज नोन एज थर्ड प्रपोर्शन, this is known as third proportion, this is known as mean proportion. Clear है जी, right everybody? Next, okay, Ramesh travels 760 kilometer to his home partly by train and this he take 8 hours if he travel 160 kilometer by train. Okay, ध्यान नाल सुनो जी। देखो इत्थे एक मैं लिख रहा ट्रेन। ठीक है जी, प्लीज ध्यान नाल देखो, बड़ा क्वेश्चन है जी ये। ठीक है, प्लीज ध्यान नाल देखो, ट्रेन ने कितना कराया जी 160 कराया, तो नैचुरली गल है इत्थे कार कितना करूगी जी, कार कितना करूगी जी 600 किलोमीटर करूगी, ਤਾਂ ही 760 बनूगा। तो टाइम कितना लग रहा जी उन्होंने 8 घंटे लग रहे जी। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है जी। ठीक है, हुण अगे की बोल रहे जी, वो कहता उन्होंने 12 मिनट ज़्यादा लगते हैं जे 240 कर दिए, जे 240 कर दिए तो नैचुरली गल है 560 करूगी जी, 520 करूगी जी, कितना करूगी जी 520, क्योंकि 760 टोटल है जी, 520 किलोमीटर करोगे तो आपको कितना लग जाऊगा जी 8 घंटे 12 मिनट लगते हैं। हुण तुसीं इत्थे ये ना लैट कर लियो कि ट्रेन की स्पीड की अपनी ये टाइम है जी, ट्रेन की स्पीड अपनी एक्स मान ली, कार की स्पीड अपने वाई मान ली, अजिहा कुछ भी नहीं लैट करना। प्लीज़ ध्यान नाल देखो, इनू ऑब्जर्व करो जी। इत्थे देखो उरे ट्रेन कहता जे 160 कर दी है तो मैनू 160 जे ट्रेन कर दी है जी तो मैनू 12 लगते हैं। रेस्ट कौन करता जी अपने को कार। कहते जे ट्रेन 240 कर दी है तो रेस्ट कौन करूगी कार, तो मैनू 12 मिनट ज़्यादा लगते हैं। जे 160 इन्हें कराया तो 600 कराया, क्योंकि ताही 760 बनता जी। जे 240 कर रही है तो यह 520 करूगी, ताही 12 मिनट वध लगते हैं। जस्ट तुसीं इन्हां दोनों नू ऑब्जर्व करो, थोड़ी ऑब्जर्वेशन बहुत मैटर करती है जी इस क्वेश्चन। प्लीज़ ध्यान नाल देखो, जे मैं 80 इनू चक के वंडता, 80 किलोमीटर कार चों कढ के मैं ट्रेन नू देता, जे 80 किलोमीटर मैं कार चों कढ के ट्रेन नू देता तो आ वाली चीज़ बन रही है कि नहीं बन रही। तुसीं कढ के देखो, तुसीं ये चीज़ नू ऑब्जर्व करो चंगे तरीके नाल। 600 चों 80 कढ़िया बई 160 नू देता, 160 नू जे मैं 80 देता तो 240 आ गया, उरे 520 आ गया जी। ठीक है, तो मैनू 12 मिनट ज़्यादा लगे। ठीक है, तो मैं बोल सकदा, प्लीज़ ध्यान नाल देखियो, मैं बोल सकदा, इत्थे लिख रहा जी मैं कि मैं 80 किलोमीटर शिफ्ट करता, 80 किलोमीटर शिफ्ट किया तो मैनू 12 मिनट एक्सट्रा लगे। 12 मिनट की लगे जी एक्सट्रा, 12 मिनट की लगे जी एक्सट्रा लगे। हुण मैं की करदा, हर बार 80 मैं ट्रेन नू देई जाना कार चों कढ के। एक बार 80 दिता 12 लगे, ये मैनू क्वेश्चन ने दस्या जिन्होंने मैं ऑब्जर्व किया। मैं हर बार 80 दूंगा तो मेरे स्टैप वधी जाणगे, तो मैं की कीता सारे दा सारा इनू दे देना। ठीक है, 240 किलोमीटर, ठीक है जी, प्लस 520, ये सारे का सारा आप ट्रेन नू देता। ठीक है, ये कोल बेचारे कोल रह गया 0। तो हुण 8 घंटे 12 मिनट तो पहले ही लग रहे सी। ठीक है जी, हुण आप एक्सट्रा टाइम देखते हैं कि पूरे का पूरा 500 शिफ्ट करन नाल कितना टाइम लगता है।
ਇਹ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਨਾਲ 12 ਮਿੰਟ ਮੈਨੇ ਸਮਝਿਆ ਤੇ 520 ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ 520 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ? ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਪੂਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ 80 ਨੂੰ 520 ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 13 ਬਟਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? 52 ਬਟਾ 8 ਯਾਨੀ 13 ਬਟਾ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਕਿ ਮੈਂ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ 12 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, 520 ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ 13 ਬਟਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? 2 ਨਾਲ। ਤਾਂ 13 ਬਟਾ 2 ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 78 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਐਕਸਟਰਾ। ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਜੀ? 78 ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਜੀ? ਐਕਸਟਰਾ ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? 78 ਰਾਈਟ ਐਵਰੀਬਡੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਰੇ ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 78 ਮਿੰਟ ਐਕਸਟਰਾ ਲੱਗਦੇ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ? ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 9.5 ਘੰਟੇ। 9.5 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ 760 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਵਰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? 760 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ। ਆਹ ਟ੍ਰੇਨ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਰੂਗੀ ਜੀ? 9.5 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 8 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਉਰੇ ਹੋ ਗਏ, 60 ਹੋਰ ਦੇ ਤੇ 30 ਰਹਿ ਗਏ, ਯਾਨੀ 9.5 ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 19/2 ਘੰਟੇ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਜੀ। 9.5 ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 19/2 ਘੰਟੇ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੱਟ ਕੇ 4 ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਹ 2 ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ? 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਮੇਰੀ ਸਪੀਡ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਮੇਰੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਆ ਗਈ। ਐਵਰੀਬਡੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕੱਢੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆਈ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਉਰੇ ਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ 160 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, 1 ਘੰਟੇ 'ਚ 80 ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 160 ਲਈ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ, 160 ਲਈ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਜੇ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਉਰੇ ਟੋਟਲ 8 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਟ੍ਰੇਨ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ 80 ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਰੇ ਕਹਿੰਦਾ 160 ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਈ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਟੋਟਲ 8 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 6 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋਣੇ। ਤਾਂ ਬਾਈ 600/6 ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਾਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆ ਗਈ, 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆ ਗਈ। 600/6 ਮੀਨਸ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼? ਆਈ ਹੋਪ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਈਟ ਐਵਰੀਬਡੀ? x ਤੇ y ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜੀ। Okay, a sum of rupees 731 is divided among ABC such that A receive। ठीक है जी, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ 100 ਮੰਨ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਰੇ B ਨੂੰ 100 ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ A 125 ਆ ਗਿਆ, ਉਰੇ C ਨੂੰ 100 ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ B 75 ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਦਾਂ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ 25% ਮੀਨਸ 25% ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? 1/4। ਇਹ 2 ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਲਿਖ ਲਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਹਮੇਸ਼ਾ C ਆਊਗਾ, ਯਾਨੀ 4 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ C ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ B ਹੈ ਉਹ ਪੜੋ, B ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 25% ਘੱਟ ਹੈ, ਮੀਨਸ 1/4 ਘੱਟ ਹੈ। 16 ਦਾ 1/4 ਕੀਤਾ 4, 16 ਦਾ 1/4 ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? 4 ਮੀਨਸ ਇਹ 12 ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ A ਹੈ ਉਹ B ਨਾਲੋਂ 25% ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਨੀ 12 ਦਾ 1/4 ਕਰਿਆ 3, ਤਾਂ A ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? 15 ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। देखो 25% है, उन्हें मैं 1/4 लिख लिया, दोनों के डिनोमीनेटर्स ਨੂੰ मल्टीप्लाई कर लिया तो C ਦਾ ਪਾर्ट ਆਊਗਾ। C ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਰੇ 16 ਆ ਗਿਆ। C ਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ B ਹੈ ਉਹ 25% ਘੱਟ ਹੈ C ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ 16 ਦਾ ਜੇ 1/4 ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਬਾਈ 4 ਆਉਂਦਾ, 4 ਆ ਗਿਆ। 16 ਚੋਂ 4 ਕੱਢੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 12। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ 12 ਦਾ 1/4 ਕਰੂੰਗਾ 3 ਆਉਂਦਾ, 12 ਚੋਂ 3 ਕੱਢੇ 15। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਜੀ? ਟੋਟਲ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ? ਮੈਂ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ 100 ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਮੰਨੋਗੇ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 100 ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਰੇਸ਼ੋ ਮੰਨੋਗੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕੱਢ ਲਈ। ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉਰੇ? 8 5 43 43 ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 731 ਆ ਗਿਆ। 1 ਪਾਰਟ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ? 17 ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ? C ਦਾ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜੇ 17 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ C ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਦੇਅਰਫੋਰ ਗਾਇਸ C ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ? 16 × 17, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂ ਜੀ? 272। ਆਈ ਗੈਸ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ ਜੀ? ਨਨ ਆਫ ਥੀਸ। 272 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ ਜੀ? ਨਨ ਆਫ ਥੀਸ। ਰਾਈਟ ਐਵਰੀਬਡੀ? ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ।
ਓਕੇ A ਐਂਡ B ਇਨਵੈਸਟ ਇਨ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ, A ਤੇ B ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਨ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ 3:2, 5% ਆਫ ਦਾ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਚੈਰਿਟੀ, A's ਸ਼ੇਅਰ ਇਜ਼ ਦਿਸ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ A ਤੇ B ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3:2। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 5% ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੈਰਿਟੀ 'ਚ ਦਾਨ ਕਰਤਾ, 5% ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੈਰਿਟੀ 'ਚ ਦਾਨ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 95% ਬਚਿਆ ਹੋਊਗਾ। A ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ A ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, A ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, A ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈਗੀ ਆ 3 ਪਾਰਟਸ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਜੀ, 855 ਰੁਪੀਜ਼ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ A ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। 1 ਪਾਰਟ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, 285 ਦੇ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਟੋਟਲ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਉਰੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ B ਦਾ ਕੱਢੂੰਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਟਸ ਬੈਟਰ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜੇ 285 ਹੈ ਤਾਂ 5 ਹਿੱਸੇ ਕਿੰਨੇ ਆਏ, 1425 ਰੁਪਏ ਆਏ। ਹੁਣ ਇਹ 1425 ਰੁਪਏ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ 95% ਨੇ। ਕਿਉਂ 95% ਨੇ, 95% ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 5% ਚੈਰਿਟੀ 'ਚ ਦੇ ਆਏ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ 95% 1425 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਜੇ 95% 1425 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ 1% ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, 15 ਆ ਰਿਹਾ 1% ਮੇਰਾ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ। ਜੇ 1% 15 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗਾਇਜ਼ 100% ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, 1500। ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾय 100%? ਇਹ ਮੇਰਾ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਗਿਆ 100%। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਰਾਈਟ ਐਵਰੀਬਾਡੀ। ਦੇਖੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਇਹ ਸੇਮ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਮੀਨਸ ਇੱਧਰ ਵੀ 12 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਇੱਧਰ ਵੀ 12 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ A ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਦਿੱਤਾ 855 ਤਾਂ A ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 3। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 5 ਹਿੱਸੇ ਆ ਗਏ ਜੀ 1425। ਇਹ 5 ਹਿੱਸੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ 1425 ਹੈ 95% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ 5% ਆਪਾਂ ਚੈਰਿਟੀ 'ਚ ਦਾਨ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਜੇ 1% 15 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 100% ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, 1500। ਔਰ ਇਸ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਥਡ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਥਡ, ਰਾਈਟ ਐਵਰੀਬਾਡੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ the mean temperature of Monday to Wednesday 37 degree Celsius। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ Monday to Wednesday ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਟੋਟਲ Monday to Wednesday ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਮੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਰੇ ਐਵਰੇਜ, ਮੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਰੇ ਐਵਰੇਜ 37। ਤਾਂ ਗਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, 3 × 37 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 111 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਟੂ ਥਰਸਡੇ, ठीक है जी, ट्यूसडे टू थर्सडे कितना आ गया जी 34 डिग्री सेल्सियस। तो गाइज 3 × 34 डिग्री सेल्सियस कितना आ गया जी 12 ਤੇ 10 डिग्री सेल्सियस। क्लीयर है जी, राइट। सो गाइज इन्होंने दोनों ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੰਡੇ ਮਾਈਨਸ ਥਰਸਡੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 9 डिग्री सेल्सियस। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਵੈਨਸਡੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਟ ਗਏ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੰਡੇ ਮਾਈਨਸ ਥਰਸਡੇ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਥਰਸਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 4/5 ਆਫ ਦੈਟ ਆਫ ਮੰਡੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥਰਸਡੇ ਹੈ, ਲਿਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਥਰਸਡੇ ਹੈ ਉਹ 4/5 ਆਫ ਮੰਡੇ ਹੈ। ਮੰਡੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢ ਲਓ ਥਰਸਡੇ ਤੇ ਮੰਡੇ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਥਰਸਡੇ ਤੇ ਮੰਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ 4:5 ਹੋ ਗਈ, 4:5 ਹੋ ਗਈ। ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 9, ਉਰੇ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ 1 ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 9 डिग्री सेल्सियस। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ 9 डिग्री सेल्सियस ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ 9 डिग्री सेल्सियस ਹੈ, ਉਰੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 36 ਆ ਗਿਆ ਜੀ 36 डिग्री सेल्सियस। उरे कितना आ गया जी 45 डिग्री सेल्सियस। तो उन्हें की पूछा जी द टेंपरेचर ऑफ थर्सडे, तो थर्सडे का टेंपरेचर कितना आ गया जी 36 डिग्री सेल्सियस। क्लीयर है जी। दोबारा तो देखो उन्हें आ लाइन दी थी थर्सडे इज इक्वल टू 4/5 ऑफ मंडे, तो थर्सडे ते मंडे की आप रेशो कढ़ांगे जी 4:5। ठीक है जी, मैंने रेशो कढ़ ली। दोनों का जिहड़ा अंतर सीगा वो 9 डिग्री सेल्सियस है, रेशो का गैप एक है, वैसे 9 डिग्री सेल्सियस है। तो 1 पार्ट 9 डिग्री सेल्सियस दे आ गया, तो 9 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 36, 9 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 45। सो गाइज आंसर कितना आ गया जी मेरा 36 डिग्री सेल्सियस। पर जो उन्हें मंडे पूछा होंदा तो अपना आंसर आता 45, उन्होंने थर्सडे पूछा तो अपना आंसर कितना आ गया जी 36 आ गया। क्लीयर है जी ये चीज। ऑलराइट गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी हुण आपां।
ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਦਾ ਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਏਜ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਮੈਨਸ ਏਜ ਐਂਡ ਦੈਟ ਆਫ ਦਾ ਸਨ ਇਜ਼ 7:3। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਮੈਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ 7:3। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਈਟ ਇਜ਼ 7x ਔਰ 3x। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਦੀ ਏਜਸ, ਰਾਈਟ ਐਵਰੀਬਾਡੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ देयर ਏਜਸ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਪਊਗਾ 21x into x is x square is equal to 756 is equal to 756। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ x ਸਕੁਆਇਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 756/21 that is equal to 36 ਆ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਇਟ ਮੀਨ देयरफॉर ਮੇਰੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ 6 ਆ ਗਈ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 6 ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਰੇ ਪੁੱਟ ਕਰੂੰਗਾ 20 ਆਪਣਾ 42 ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ 42 ਮੈਨ ਦੀ ਏਜ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇੱਥੇ 18 ਕੀ ਦੀ ਆ ਗਈ ਬੇਟੇ ਦੀ ਏਜ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਮੈਨ ਦੀ ਏਜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਦੀ ਏਜ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਗਾਇਸ 6 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰਤੇ ਤਾਂ 48 ਆ ਗਿਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 24 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ ਮੇਰੀ 2:1। ਸੋ ਗਾਇਸ ਰੇਸ਼ੋ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ 2:1। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ 2:1 ਆ ਗਈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਏਜਸ, ਰਾਈਟ ਐਵਰੀਬਾਡੀ। ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 2:1 ਆ ਗਈ ਜੀ। ਆਲਰਾਈਟ ਗਾਇਸ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ 40 men can complete a piece of work in 40 days। ਆਲਰਾਈਟ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਬਣਾ ਲੈਣੇ 40 ਬੰਦੇ 40 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਜੇ 40 ਬੰਦੇ 40 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ 40 ਡੇਜ਼ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 1600 ਯੂਨਿਟਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ 1600 ਯੂਨਿਟਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। They started the work together but at the end of the each 10th day 5 men left the job। ਸਟਾਰਟ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ 40 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 400 ਯੂਨਿਟ ਬਣ ਗਏ। 5 ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, 5 ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ 5 men left the job। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 35 ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਜੀ 35 men ਆ ਗਏ। ਉਹ 10 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਯਾਨੀ 350 ਯੂਨਿਟ ਉਹ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਫਿਰ 5 ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ 30 ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ। ਹੁਣ 30 ਮੈਨ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ 10 ਦਿਨ ਕੰਮ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਣ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਨੇ 1600 ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ 25 ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, 25 ਮੈਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 10 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਤਾਂ 250। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਯੂਨਿਟ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਐਡ ਆਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 701 ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਰੇ 600 ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਯਾਨੀ 1300 ਹੋ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ 20 ਮੈਨ ਨੇ ਉਹ 10 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤਾਂ 200 ਯੂਨਿਟ ਹੋਰ ਬਣੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਾਇਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ 1500 ਯੂਨਿਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 50 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਲੱਗੇ, 1500 ਯੂਨਿਟ ਮੇਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 50 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਲੱਗੇ, 1500 ਯੂਨਿਟ ਮੇਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ 15 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 15 ਬੰਦੇ 10 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ 150 ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਸਿਰਫ 100 ਯੂਨਿਟ। ਤਾਂ ਬਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 100 ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ 15 ਬੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣਗੇ ਪਰ ਉਹ 10 ਦਿਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। 5 20s ਆ 5 3s ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 15 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 100 ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 6 2/3 ਡੇਜ਼ ਲਾਤੇ ਜੀ। 6 ਸਹੀ 2/3 ਦਿਨ ਲਾਤੇ। 50 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਜੀ। 50 ਦਿਨ ਉਰੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। 6 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 15 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ 10 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 150 ਯੂਨਿਟ ਬਣਨਗੇ। ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ 100 ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਓਗੇ? ਕੰਮ ਹੀ ਜਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 100 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ 15 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ 6 ਸਹੀ 2/3। 50 ਦਿਨ ਉਰੇ ਲੱਗੇ ਜੀ 6 ਸਹੀ 2/3 ਉਰੇ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਟੋਟਲ ਡੇਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ 50 + 6 ਯਾਨੀ 56 2/3 ਡੇਜ਼। ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 56 2/3 ਡੇਜ਼। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਗਾਇਸ ਆਨਸਰ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਇਫ ਦ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਆਫ ਦ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਬਾਈ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਤੇ y। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 100 ਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹੇ 100 ਚੋਂ ਹੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 240 ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਮੈਂ ਉਰੇ 340 ਲਿਖੂੰਗਾ। ਉਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ 340। ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ ਜੀ 340। ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ ਜੀ ਮੈਂ 340। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ 340। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਇਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ਡ ਬਾਈ 50। ਤਾਂ ਮੈਂ 100 ਚੋਂ 50 ਘਟਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ 50 ਲਿਖੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹੇ 100 ਚੋਂ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ
पर याद रखियो ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਤਾਂ 100 ਤੋਂ ਫਿਗਰ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ 100 ਚ ਐਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੇ 100 ਚੋਂ ਘਟਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਨਾ ਬੋਲੂਗਾ ਕਿ 200 ਘਟਾ ਦੋ 100 ਚੋਂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਘਟੂਗਾ 200 ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਗੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉਰੇ 12 17/6 ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ 17/6 एवरीबॉडी ਕਲੀਅਰ ਹੈ 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟ ਗਈ ਜੀ ਉਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਧਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਰੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕੋਈ ਐਡੀ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ 17 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੱਟਤਾ ਜੀ ਸੌਰੀ 17 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੱਟਤਾ ਜੀ 2 ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ x/y ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਇਹ 5 ਉਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ 2 ਤੇ 6 ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5/12 ਆ ਗਿਆ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਆ ਰਿਪੀਟ ਬਾय ਵਰਡ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਹੂਗਾ ਜੀ ਰਾਈਟ ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहित हैज सम कॉइन 50 पैसा ओके रोहित कोल 50 पैसे वाले कॉइन ने रोहित कोल 2 रुपए वाले कॉइन ने रोहित कोल 1 रुपए वाले कॉइन है रोहित कोल 5 रुपए वाले कॉइन ने ठीक है द ऑल ऑफ दीज वैल्यूज 50 सारा दी ਜਿਹੜੀ वैल्यू है 50 रुपए है कहता the number of 2 rupees coin is 5 more than that of the 5 rupees coin 50 पैसा coin are double in the number then 1 rupee coin the value of the 50 paisa coin and 1 rupee coin is 26 rupees okay so guys ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ 50 ਰੁਪਏ ਆ 1 ਰੁਪਿਆ ਹੋ ਗਿਆ 50 ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ 5 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ 50 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆ ਲਾਈਨ ਪੜੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੈਲਿਊ ਆਫ 50 ਪੈਸਾ ਐਂਡ 1 ਰੁਪੀ is 26 so guys ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਚੋਂ ਆ 26 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਈਏ ਤਾਂ नो डाउट अपने को 24 रुपए ਤਾਂ ਬਚੇ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਚੀ 2 ਰੁਪਏ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 50 ਪੈਸੇ ਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 26 ਰੁਪਏ ਸੀ ਉਹ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਟੋਟਲ ਮੀਨਸ 50 ਰੁਪਿਆਂ ਚੋਂ ਘਟਾਤੀ ਜੇ ਮੈਂ 50 ਰੁਪਿਆਂ ਚੋਂ 26 ਘਟਾਤੇ ਤਾਂ 24 ਬਚੇ ਉਹ 24 ਕਿਹਦਾ ਟੋਟਲ ਹੈ ਬਾਈ ਉਹ 24 2 ਰੁਪਏ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੋਟਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਊ ਮੈਨੀ 2 ਰੁਪੀਸ ਕੋਇਨਸ ਆਰ ਹਾਊ ਮੈਨੀ 2 ਰੁਪੀਸ ਕੋਇਨਸ ਆਰ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆਈ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ the number of the 2 rupees coin is 5 more than that of the 5 rupees coin ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਰੁਪੀਸ ਵਾਲੇ ਕੋਇਨਸ ਨੇ ਤੇ 5 ਰੁਪੀਸ ਵਾਲੇ ਕੋਇਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ 2 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਕੋਇਨਸ ਨੇ ਤੇ 5 ਰੁਪੀਸ ਵਾਲੇ ਕੋਇਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਹੈ ਉਹ 26 ਰੁਪਏ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਰੀ 24 ਰੁਪਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 24 ਰੁਪਏ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਔਰਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਚ 5 ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ 5 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਗਿਣਤੀ ਚ 2 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਸਿੱਕੇ ਕੀ ਨੇ 5 ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਦੇਖੋ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਸਿੱਕੇ 4 ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ 4 ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਸਿੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਚ 5 ਰੁਪਏ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ 5 ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤਾਂ 4 ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 2 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਆਨਸਰ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 7 ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੇ 2 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਸਿੱਕੇ 7 ਨੇ ਜੇ 2 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਸਿੱਕੇ 7 ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ 2 ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ 5 ਦਾ ਅੰਤਰ ਸੀ ਜੇ 5 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਸਿੱਕੇ 2 ਨੇ ਤਾਂ 5 ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਸਿੱਕੇ ਨੇ ਜੇ 5 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਸਿੱਕੇ 2 ਨੇ ਤਾਂ 2 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ 7 ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ 2 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 14 ਰੁਪਏ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 14 ਆ ਰਿਹਾ 5 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 10 ਰੁਪਏ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੇ 10 ਰੁਪਏ ਉਰੇ ਆ ਗਿਆ ठीक है जी 10 रुपये उरे आ गया तो टोटल मेरा कितना बन गया जी 24 रुपीज क्लियर है सो गाइज ये मैं की करता ऑप्शन चो ही करता राइट जे 2 रुपए वाले सिक्के गिनती च मेरे को 7 ने तो बई 5 रुपए वाले तो फिर 2 ही होए क्योंकि 2 रुपए वाले एज कंपेयर टू 5 रुपीज वाले कॉइन्स नालों 5 गिनती च ज्यादा सी जे मैं इनू 7 चक रहा तो मैं चो 5 घटा के 5 रुपए वाले किन्ने बना ले 2 क्लियर है दी राइट तो मेरा टोटल कितना आना चाहिए सी 24 जो कि आ रहा है किमें 2 रुपए वाले जे 7 कॉइन्स ने 2 रुपए वाले जे 7 कॉइन्स ने तो 14 रुपए बन गए 5 रुपए वाले जे 2 कॉइन्स ने तो 10 रुपए बन गए तो टोटल मनी कितनी होगी टोटल अमाउंट कितनी होगी जी 24 होगी राइट ऑलराइट गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी Two workers A and B against do a piece of work. A working alone take 8 hours to complete the work that the work done together if B worked ठीक है जी 4 ओके कहता A ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਟੋਟਲ B ਨੂੰ 4.5 ਘੰਟੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਟੋਟਲ ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਮੈਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਟੂਗੇਦਰ ਵਰਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦਾ A ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ B ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਅੰਡਰ-ਰੂਟ AB ਕਰੋ A ਮੇਰੇ ਕੋਲ 8 ਹੈ ਜੀ B ਮੇਰੇ ਕੋਲ 9/2 ਹੈ ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਅੰਡਰ-ਰੂਟ ਆਫ
4 ਆ ਗਿਆ 36 ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 6 ਆਵਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਟੂਗੇਦਰ ਵਰਕ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ A ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ B ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ 8 ਤੇ 9/2 ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਆਇਰ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਸ ਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏ ਇਹ ਕੱਟ ਕਟਾ ਕੇ 36 ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਆਇਰ ਬਣਾਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 6 ਆਵਰਸ ਇਹ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੂਗੇਦਰ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਟੂਗੇਦਰ ਵਰਕ ਹੀ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਹੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆਫ AB ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਦੇ 15 ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਡਾਊਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ 'ਚ ਇੱਕ 0 ਲਾਉਣੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰ 0 ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਤੁਹਾਨੇ ਯੈਸ ਮੈਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ 0 ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜੀ ਰਾਈਟ ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਟਿਲ ਦੈਨ ਆਲ ਦੀ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਗਿਆਨਮ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ 6 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀਡੀਓ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਈਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨਸਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ मतलब ਇਹਦਾ सही आंसर की है गुरु नानक देव जी अपना की है राइट ऑप्शन ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि पंजाबी दी दफ्तरी भाषा केड़ी है पंजाबी दफ्तरी भाषा केड़ी है दफ्तरी भाषा केड़ी मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज जिवें कि ਅਸੀਂ कहते हैं टकसाली भाषा ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ऑफिशियल वर्क में यूज ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਗਿਵਨ ਆ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ मतलब ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਹਨ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਹਨ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਪੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਨੇ 42 45 35 ਤੇ 37 35 ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 110 112 101 ਜਾਂ 122 ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ 112 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਧਨੀਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਕੌਣ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਸੀ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਸੀ देश सेवक सी या हिंदी कवि सी राइट आंसर अपना की है ऑप्शन ए जेड़ा अपना की सी पंजाबी कवि सी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की है उल्लू बोलना की है मुहावरा है अखात है बयान है की है अपना उल्लू बोलना की हुंदा है अपना मुहावरा राइट आंसर की है अपना ऑप्शन बी की अपना राइट आंसर उल्लू बोलना मतलब एक ही है मुहावरे लिए यूज हुंदा है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की है आधुनिक पंजाबी कविता का जन्मदाता कौन है आधुनिक पंजाबी कविता का जन्मदाता कौन है भाई वीर सिंह जी गुरु नानक देव जी नानक सिंह या मन सिंह सेखो कविता का कौन है ये है अपना भाई वीर सिंह जी अपना राइट आंसर की है ऑप्शन ए भाई वीर सिंह जी कौन सी अपने आधुनिक पंजाबी कविता के जन्मदाता ने भाई वीर सिंह जी राइट आंसर अपना की है ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
हाँ जी, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। मतलब ਅਸੀਂ ਨਾ ਚਾਰਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ फाइंड आउट करना है। ਇਤਿਹਾਸਿਕ सही है ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ फाइंड आउट करना है। राइट आंसर अपना ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ। दो बार रिपीट हो गया सेम, कोई इशू नहीं, बाय मिस्टेक, ठीक है। अब राइट आंसर की अपना इतिहासिक, अपना ऑप्शन ए, ठीक है। इतिहासिक की अपना राइट आंसर ऑप्शन ए की अपना राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट ऑप्शन की अपना आप फिर तो सही फाइंड आउट करना है कि सही राजनीतिक ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ ਸਹੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਇਹਦੇ ਵਰਡ ਸਹੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਲਿਖਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਪਣਾ ਹੋਏਗਾ ऑप्शन बी की अपना राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हैगा अपना किस्से दे आरंभ दियां ਉਹ 17 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ठीक है। फिर तो मैं रिपीट, किस्से दे, ठीक है, किस्से दे आरंभ दियां ਉਹ 17 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਜਾਂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਅੱਗੇ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੌੜੀ, ਮੰਗਲਾਚਾਰਨ, ਭੂਮਿਕਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗਲਾਚਾਰਨ, ठीक है। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੰਗਲਾਚਾਰਨ। मतलब राइट आंसर की है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तरखान दा स्त्रीलिंग की होएगा, तरखानन, तरखानी, तरखानियां। अपना राइट आंसर की होएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। राइट आंसर की है अपना ऑप्शन सी, अपना सी ऑप्शन की है राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हैगा पीलू रचित किस्सा केड़ा है, ਇਹਦਾ किस्सा ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। पीलू रचित किस्सा केड़ा है, मिर्जा साहिबा, हीर रांझा, सस्सी पन्नू या शाह बहराम। मिर्जा साहिबा की अपना राइट आंसर, मिर्जा साहिब की अपना राइट आंसर, ऑप्शन ए की अपनी राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन हैगा ईद दा चंद होना, ईद दा चंद होना दा अर्थ की है, दा मीनिंग की है। देर बाद मिलना, कदे ना मिलना, कदे कदे मिलना ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ ਈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਈਦ ਚੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣਾ। ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ ऑप्शन ए, ईद ਦਾ ਚੰਦ ਹੋਣਾ मतलब देर बाद मिलना, ऑप्शन ए की अपनी राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ਉਹ ਕਥਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਕਥਾ, ਜਨੌਰ ਕਥਾ, ਪੁਰਾਣ ਕਥਾ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਥਾ। ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣ ਕਥਾ। ਜਿਸ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪੁਰਾਣ ਕਥਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪੁਰਾਣ ਕਥਾ। मतलब ऑप्शन सी की अपना राइट आंसर। अपना लास्ट क्वेश्चन सी। एंड थैंक यू सो मच गाइज, आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। थैंक यू सो मच। Hello everybody, welcome to this session by Gyanam. I am Piyush, your buddy English language teacher. Guys, we have come to mock number 6. एक बार देखें फिर mock number 6 में क्या था। There we go. अब देखो क्या बात कर रहा है, ये कॉम्प्रीहेंशन आया सबसे पहले आपके लिए। ये क्या बात कर रहा है, 3 मेन ग्रुप्स हैं ऑयल एनिमल्स, ऑयल के एनिमल, वेजिटेबल और मिनरल, राइट। ग्रेट क्वांटिटीज जो एनिमल ऑयल की है वो वेल्स से आती है। ये जो एनॉर्मस क्रीचर्स हैं ये सी के सबसे बड़े एनिमल्स में से एक गिने जाते हैं, एज यू ऑल नो वेल्स के बारे में, राइट, पूरे वर्ल्ड में। फिर क्या कहते हैं, वेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किससे, आर्टिक सीज के कोल्ड से नेचर ने प्रोवाइड किया उनको थिक कवरिंग जिसका नाम है ब्लबर। बेसिकली कवरिंग किस चीज़ की है, वो फैट की है। जब एक वेल मारी जाती है या मर जाती है तो ये जो ब्लबर है ये स्ट्रिप किया जाता है उनकी बॉडी से, बॉयल किया जाता है
और ये बहुत क्वांटिटी में ऑयल प्रोड्यूस करता है जो कि एक्चुअली फूड बनाने के काम आता है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। बहुत और भी क्रीचर्स हैं कुछ जो ये ऑयल को यील्ड करते हैं, पैदा करते हैं, बट इतना कोई नहीं है उतनी क्वांटिटी में जो करे जितना व्हेल, ऑफ कोर्स उसके साइज के कारण। कहता है ये जो लिवर्स हैं कॉड और हेलीबट के, दो फिशेस के काइंड हैं ये फिश के, कहता है ये नरिशिंग ऑयल यील्ड करते हैं। तो ये दोनों लिवर ऑयल और हैबिटेट ऑयल आर गिवन टू सिक चिल्ड्रन, और जो बाकी इन्वायरमेंट्स होते हैं जिनको सर्टेन विटामिन की कमी हो जाती है। वेजिटेबल ऑयल जो है वो काफ़ी पुराने टाइम से जाना जाता है, कोई भी घर इसके बिना नहीं चलता है, सो क्योंकि कुकिंग में काम आता है। परफ्यूम्स भी बनाए जा सकते हैं सर्टेन फ्लावर से। सोप जो है वेजिटेबल और एनिमल प्रोडक्ट एंड ऑयल ऑफ सर्टेन फ्लावर्स, राइट। सो ये कुछ आपके पास पैराग्राफ है, एक बार लेट अस चेक इट आउट। द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज व्हेल, क्योंकि बाकी भी दो फिश के नाम लिए थे उसने, बट वो उतनी क्वांटिटी में नहीं था जितना व्हेल के केस में होता है। नेक्स्ट वी हैव इज वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज्ड फॉर ईटिंग, कुकिंग, फ्राइंग और लुब्रिकेटिंग। ऑफ कोर्स कुकिंग वाइडली कहता है कोई घर उसके बिना नहीं होता है, सो कुकिंग के काम वाइडली आता है एज वी ऑल नो। नेक्स्ट वी हैव इज पिछला मिस तो नहीं किया हमने कोई क्वेश्चन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ ये ठीक है। द डैश ऑफ फिश यील्ड्स नरिशिंग ऑयल। अब नरिशिंग ऑयल किससे बनता है? कहता वो वेल मारी जाती है तो वो बॉयल डाउन। अब देखो लिवर, स्टमक, आईज, हेड, कहता लिवर की बात की थी, यहाँ पे दो काइंड्स ऑफ फिश की बात करी थी, दोनों लिवर ऑयल एंड हेलिबट ऑयल। वो कैसे बोल रहा था? कहता डायरेक्ट बनता ही वो किससे है? लिवर से, राइट। नेक्स्ट, थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फैट ऑन अ व्हेल इज कॉल्ड, ये याद है? ब्लबर। तो ऑप्शन सी, बहुत इजी पैसेज था इस बार। नेक्स्ट वी हैव इज dash are made from vegetable, animal products and the oils of certain flowers. Soaps are made from vegetables, animal products and the oils of certain flowers. तो ये भी डायरेक्ट आ गया soaps। जिन्होंने परफ्यूम्स किए, परफ्यूम्स आंसर नहीं होगा बिकॉज परफ्यूम सिर्फ फ्लावर्स की बात कर रहा था, यहां पर ये बात किसकी कर रहा है? सोप की। नेक्स्ट रीअरेंजमेंट आया। इन स्पाइट ऑफ मेनी प्रोग्राम्स अ ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ वाइव्स आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन देयर हस्बैंड, राइट। यू हैव टू चूज द अरेंजमेंट आउट ऑफ दीज। यहां से एक देखकर पता लग रहा है या तो सेकंड वाला आर लगेगा या एस लगेगा, है कि नहीं? आर लगेगा या एस लगेगा। अब देखते हैं, एस को चेक कर लेते हैं, बट फॉर अ वाइफ, ये तो गलत हो जाएगा, डायरेक्ट मैच ही नहीं कर रहा है, तो ये आर लग गया। अब आर के अकॉर्डेंस में आप कौन सा लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, ये चेक करें। चले अभी देखो क्या बना। बहुत सारी प्रोग्राम्स, अ ग्रेट मेजॉरिटी जो वाइफ्स हैं वो डिपेंडेंट है किस पर? अपने हस्बैंड पर। फिर सेकंड सेंटेंस, ये डिपेंडेंस वर्स है वेज अर्नर के अकॉर्डिंग, राइट। वो क्या कहता है उसके बाद कहता है एक एम्प्लॉय जो है वो अपनी जॉब भी छोड़ सकता है, देन पर फॉर एक वाइफ उसके लिए डिफिकल्ट नहीं, इम्पॉसिबल है, राइट। क्यों? हाउएवर हार्ड शी हैज टू टॉयल टू कीप, वो क्योंकि वो घर का काम करती हैं। सो ये डायरेक्ट बता रखा है, सो द आंसर कम्स आउट टू बी सी। दिस माइट हैव बीन वेरी इजी फॉर यू गाइस बिकॉज इतना टफ नहीं था ये। नेक्स्ट, काइंडनेस टू एनिमल्स इज अ ग्रेट वर्च्यू। यहाँ पे काइंडनेस की बात हो रही है एनिमल्स के रिगार्डिंग में, राइट। अब देखो डायरेक्टली क्या मिलता है यहाँ पर, वो कहता है काइंडनेस टू एनिमल्स इज अ ग्रेट वर्च्यू, बट नहीं, एनिमल्स डिजर्व टू बी ट्रीटेड मोस्ट काइंडली। तो ये क्यू से स्टार्ट होगा। सो वी हैव गॉट दीज टू, या तो QSRP होना चाहिए या फिर QRSP होना चाहिए। अब Q के बाद R नहीं लगेगा, ह्यूमन बींग्स हैव। क्यों? उसमें Q में किसकी बात करिए? डिजर्व टू बी ट्रीटेड मोर काइंडली। इट शुड बी बिकॉज इट इज बिलीव्ड दैट दे डू नॉट हैव अनदर लाइफ आफ्टर डेथ। तो यहां पर इट शुड बी B। व्हाई सो? बिकॉज वहां पे बात भी एनिमल्स की है और आगे वो कह रहा है उनकी लाइफ रीबर्थ नहीं होता है। सो यस, इट शुड बी B। नेक्स्ट वी हैव इज कॉन्ट्रैप्शन, लेकिन कॉन्ट्रैप्शन का बताना क्या? नियरेस्ट मीनिंग, यानी उसको आप सिनोनिम्स जिसको बोला जाता है। सो कॉन्ट्रैप्शन होता क्या? इट इज बेसिकली एन अप्लायंस और अ डिवाइस दैट इज यूज्ड इन वेरियस फॉर्म्स। नेक्स्ट इज थ्रॉन्ग। थ्रॉन्ग आपने सुना होगा, थ्रॉन्ग ऑफ गुड लिसनर्स, थ्रॉन्ग ऑफ लिसनर्स, थ्रॉन्ग ऑफ पीपल, वी कैन से एनीथिंग, राइट। तो ये थ्रॉन्ग एक्चुअली क्या होता है? वो जो लार्ज मास क्राउडेड, आजकल देखा होगा, थ्रॉन्ग ऑफ पीपल विजिटेड मनाली एंड दी अदर नियर बाय हिल स्टेशंस, है ना, बहुत सारे लोग आ रहे हैं।
नेक्स्ट इज काउंटरवेलिंग। गाइज आपको सिनोनिम बताना है काउंटरवेलिंग का। काउंटरवेलिंग का मतलब होता है कुछ इक्विवेलेंट उसके बराबर देना कि उसकी कमी पूरी हो जाए, समथिंग दैट कैन कंपनसेट ऑन टू दैट थिंग। सो द आंसर कम्स आउट टू बी ए। नेक्स्ट यू आर रिक्वायर्ड टू चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम्स। ये ईडियम्स आए हैं, ये एग्जाम में बहुत आते हैं, आपको भी पता है, सो एक बार चेक कर लेते हैं। कहता है द प्रिंसिपल प्रूव टू बी अ वेट ब्लैंकेट एट द पार्टी ऑफ द स्टूडेंट्स। अब देखो वो प्रिंसिपल जो है वो एक वेट ब्लैंकेट प्रूव होता है। अभी वेट ब्लैंकेट का मतलब क्या होता है? कहता है वेट ब्लैंकेट का मतलब होता है जो किसी को एंजॉय करने से रोके, प्रोहिबिट फ्रॉम एंजॉइंग, right? So it should be the principle proved to be a wet blanket, discouraged from enjoying, allowance ना देना enjoy करने का। Next we have is the parliamentary democracy. In a parliamentary democracy, the prime minister is at the helm of the national affairs. Guys ये बहुत एग्जाम में आया है, at the helm। इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? Something who is into the powering condition, जो बहुत पावर में है, जो बहुत ज्यादा मेन अट्रैक्शन होगा। The answer comes out to be ऑप्शन ए। अभी आपको एरर निकालना है। द रिजल्ट्स ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी नोन फॉर इन 2 months, 2 महीने में पता लग जाएंगे। सो इट शुड बी ऑप्शन नंबर सी। कोरोना के टाइम में तो कहाँ 2 महीने में रिजल्ट आ रहे हैं। नेक्स्ट, हैज द प्राइस ऑफ ऑरेंजेस रेज्ड अगेन। किसी ने बढ़ाया नहीं है, खुद बढ़ा है, तो इट शुड बी हैज द प्राइसेस ऑफ द ऑरेंजेस रिजन अगेन। क्या दोबारा बढ़ गए हैं प्राइसेस? द आंसर कम्स आउट टू बी ऑप्शन नंबर सी। Next we have is being a rainy day we did not go out, so it should be rainy day होने के बावजूद हम बाहर नहीं गए हैं। so rainy day के लिए जो कि नॉन लिविंग एंटिटी है उसके लिए लगा देंगे आप it being a rainy day we did not go out, so the answer comes out to be A, right? So yes, we're all done with this part over there, so I hope you got it. Enjoy. Thank you.